वैसे तो इस कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब दुनिया पर गॉड, स्पिरिट और जादू करने वाले लोगों का राज हुआ करता था। आखिरी डीमन लॉर्ड लियोनिस डेथ मैग्नस, जिसका रूल पूरे नेक्रोज़ोआ कैपिटल पर चलता था। लेकिन फिर शुरू हुआ घमासान युद्ध। डीमन किंग के आतंक को रोकने 6 हीरोज उसके कैपिटल तक में घुस आए। डीमन किंग के सभी जनरल्स को हीरोज के द्वारा गिरा दिया गया था। 2 कौड़ी के हीरोज का इतना दुस्साहस देख और चीटी जैसे इंसान भी उसके खिलाफ खड़े हैं, ये देख डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंधेरे की आग में सभी को जलाने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन डीमन लॉर्ड के सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आखिरी डीमन लॉर्ड बचा है। उनकी आर्मी लगभग ये जंग हार चुकी है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस भी उसे यूं कमजोर पड़ता नहीं देखना चाहेगी। लियोनिस को भी गॉड ऑफ डार्कनेस रोजेलिया से किया वो वादा याद आ जाता है। इस बार तो वो अपनी हार मान रहा है, लेकिन वो अनडेड किंग है। 1000 साल बाद वो वापस उठेगा और अपने डीमन लॉर्ड के सिंहासन को वापस हासिल करेगा और इसी के साथ डीमन लॉर्ड लियोनिस का शासन खत्म हो जाता है। अब कहानी में 1000 साल का गैप आता है। ये दौर है मॉडर्न साइंस का, टेक्नोलॉजी का। 2 लड़कियां जांच के लिए एक खंडर इलाके में आती हैं, जो कई सालों से लोगों से छिपा हुआ था और अर्थक्वेक की वजह से लोगों के सामने आया है। हम इन लड़कियों से वॉइड जैसी किसी चीज के बारे में सुनते हैं और ये दोनों लड़कियां इसी चीज की जांच करने आई हैं कि कहीं यहाँ उनका कोई घोंसला तो नहीं है। खैर, अभी तक तो ये अंडरग्राउंड 7th फ्लोर पर आ चुकी है और अब तक इन्हें कोई भी मैजिकल चीज देखने को नहीं मिली है। इन लड़कियों के कानों में ग्लोइंग एयरिंग्स हैं, जो कि हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देने के काम आते हैं। खैर, हमें बाद में पता चलता है कि वॉइड्स एक तरह के क्रिएचर्स हैं जो ऐसे ही खंडर जगह पे अपना घोंसला बनाते हैं। उस खंडर को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें काफी सालों पुरानी पूरी तरह जल चुकी मूर्तियां मिलती हैं। अंदाजा लगाना आसान था कि ये किसी राजा का महल हुआ करता था। उन्हें फिर एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है और उसमें से अभी भी कुछ मैजिकल वेव्स आ रही थी। उस गेट के ऊपर एक अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था और शायद अभी की टेक्नोलॉजी के बस की नहीं है कि वो इसे डिकोड भी कर पाए। इस जगह की जांच के लिए वो दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं। व्हाइट हेयर गर्ल, जिसका नाम सीलिया था, उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो इस भाषा को पहले भी कहीं देख चुकी है। जैसे ही वो उस दरवाजे को छूती है, वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। सीलिया चौकन्नी हो जाती है, पर अचानक ही अपने आप ही वहाँ उजाला हो गया था। उसके सामने बहुत ही बड़ा क्रिस्टल था और वो किसी को उसके अंदर फंसा हुआ देखती है। न जाने क्यों उसकी बेल्ट पर लगा डिवाइस काम करना बंद कर देता है। सो रहा डीमन लॉर्ड लियोनिस वही दिन को याद करता है जब उसने रोजेलिया से वादा किया था। 1000 सालों के बाद उसकी पावर्स एक ह्यूमन चाइल्ड के रूप में सामने आएंगी और लियोनिस को उसे ढूंढना होगा। उनके बीच की ये बात वॉर से पहले की थी, इसीलिए लियोनिस अपने वादे को निभाने के लिए हार को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। ये वादा लेके रोजेलिया लियोनिस से काफी दूर चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में भी लियोनिस की आंखें खुल गई थी। सीलिया, जो उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी जिसमें डीमन लॉर्ड कैद था, वो इस लड़की की भाषा को समझने के लिए लैंग्वेज स्पेल का यूज करता है। लियोनिस को लगने लगता है कि ये लड़की एक चोर है और वो इसे मौत की सजा देने का डिसाइड करता है। ये क्रिस्टल असल में एक मैजिकल बैरियर था और वो इसे पूरी तरह तोड़ देता है। ऐसे हमले से सीलिया नीचे गिर जाती है और कुछ देर तक तो उठ ही नहीं पाती। लियोनिस सीलिया की खूबसूरती देख हैरान हो जाता है। वो तो एक एल्फ से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एज अ डीमन लॉर्ड अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता और अब उसे सीलिया को मारना पड़ेगा। खैर, तभी सीलिया की भी आंख खुल जाती है और पूछती है कि बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोनिस ने देखा कि उसका जन्म तो एक बच्चे के रूप में हो गया है, कहीं रिइंकार्नेशन रिचुअल फेल तो नहीं हो गया था। वो अपने उस रूप में आ गया है जब वो लियोनिस द हीरो के नाम से जाना जाता था। खैर, सीलिया उससे सवाल करती है कि वो क्रिस्टल में कैद कैसे हो गया था। सीलिया को उसके छूने से बच्चे के हार्मोन्स खड़े होने लगते हैं। लियोनिस को डरा हुआ समझ वो उसे गले से लगा लेती है। लियोनिस भी कहता है, मुझ जैसे डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त के लायक नहीं है, पर इतने मुलायम तकियों पर सिर रखकर तो उसे भी नींद आ जाती है। अब इसके कुछ देर बाद सीलिया लियोनिस को कुछ खाने के लिए देती है। लियोनिस अपने पिछले रूप में खाने का स्वाद नहीं ले पाता था। वो अपनी इस इंसानी बॉडी को बिल्कुल ही बेकार बोलता है
क्योंकि ये बॉडी बस भूखे होने की वजह से बेहोश हो गई थी। और एक डीमन लॉर्ड के लिए ये कितनी शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि जिस तरह सीलिया उसे छू रही थी, हमारे डीमन लॉर्ड लियोनिस को उसमें मजा आ रहा था। अब जो भी है, लियोनिस भी इस बात को समझ रहा था कि ये लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सीलिया लियोनिस को अपना पूरा नाम बताती है, रिसेलिया रे क्रिस्टेलिया। वो एक स्वर्ड्स वुमन है और 7th असॉल्ट गार्डन एक्सकैलिबर एकेडमी में ट्रेनिंग पर है। सीलिया की उम्र 15 साल है। वो लियोनिस को बच्चा ही समझ रही थी, तो वो इस बात का फायदा उठाता है और अपने आप को 10 साल का बताता है। सीलिया लियोनिस मैग्नस इस नाम के बारे में सोचने लगती है। लियोनिस कॉन्फिडेंटली सोचने लगता है कि उसके नाम को जनरेशन टू जनरेशन सभी को पढ़ाया गया होगा, लेजेंड्स को इंस्पायर करने के लिए कि आखिर वो कितना खतरनाक डीमन लॉर्ड था। लेकिन सीलिया को घंटा इसके बारे में पता नहीं होता और वो उसके नाम को क्यूट बोलती है। सीलिया को लगने लगता है कि लुइस को यहाँ वॉइड्स ने किडनैप करके रखा होगा। उसे हैरानी होती है कि लुइस वॉइड्स दुश्मनों के बारे में नहीं जानता है। दूसरी तरफ रेगिना को भी कुछ मिलता है और वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेती है। वॉइड्स इंसानों के बीच 64 सालों पहले पहली बार सामने आए थे। आज तक वो लोग ये जानने में नाकामयाब रहे हैं कि वो लोग क्या हैं और उन्हें क्या चाहिए। कई सारी थ्योरीज कहती हैं कि वॉइड्स दूसरी दुनिया से आते हैं। जब लुइस को पता चलता है कि वॉइड्स बहुत ही पुराने खंडरों में दिखाई देते हैं, उसे याद आता है कि उसने सबसे जरूरी सवाल तो पूछा नहीं। होली गॉड कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल चल रहा है? लियोनिस के अंदाजे से ये 1447 चल रहा होगा। सीलिया को होली गॉड कैलेंडर वाली बात समझ नहीं आती। वो उसे बताती है कि ह्यूमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 64 ईयर चल रहा है। अब तभी अचानक वो पूरी जगह ही हिलना शुरू कर देती है। रेगिना रिपोर्ट करती है कि यहाँ एक वॉइड देखा गया है। लियोनिस को बचाने के लिए वो उसे कवर कर लेती है और वादा करती है कि वो उसे बचाएगी। लियोनिस को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, शायद उसके लड़कों वाले हार्मोन्स खड़े हो रहे थे। चीजों को तोड़ के एक ओग्रे क्लास का वॉइड उनके सामने आ जाता है। सीलिया के हमलों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। लियोनिस उसे अपने एक ही हमले में खत्म करने का फैसला कर लेता है, पर बेचारा अपने साइज से 6 गुना कपड़े पहनने की वजह से फंसकर ही उनमें गिर जाता है। उस ओग्रे ने उनके ऊपर हमला कर ही दिया था। बस तभी रेगिना अपने ताकतवर हथियार के साथ उस ओग्रे को काफी ज्यादा घायल कर देती है। रेगिना सबसे पहले उससे यही पूछती है कि ये बच्चा कौन है। वो बोलती है कि ये बच्चा अभी उसके प्रोटेक्शन में है और बाकी सारी चीजें वो बाद में एक्सप्लेन करेगी। रेगिना अपने वेपन को होली स्वॉर्ड बोलती है और अपने वेपन को फॉर्म को चेंज करने का ऑर्डर देती है। लुइस भी रेगिना को देखता है और ये कोई मैजिक तो नहीं है। खैर इतने ताकतवर हमले के बाद भी वो ओग्रे खड़ा था। लुइस भी थोड़ा हैरान था। सीलिया के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए रेगिना उसे तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। लियोनिस की सुरक्षा के लिए वो भी अपने कदम पीछे कर उसे लेके वहाँ से भागने लगती है। बेचारे हमारे डीमन लॉर्ड के प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा था। उसका रीइंकार्नेशन मैजिक फेल हो गया और अब वो एक ऐसी इंसानी बॉडी में आके फंस गया है। ये जगह इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि वो अपने किंगडम को वापस कैसे खड़ा करेगा। और ज्यादा उसका दिमाग खराब करने के लिए ये कीड़े जैसे क्रिएचर वॉइड्स ने उसके कैसल पे कब्जा कर लिया है। अब अचानक ही उनके रास्ते में एक छोटा सा क्रिस्टल बड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है कि असल में ये क्रिस्टल्स ही वॉइड्स का रूप लेते हैं। ये वाला वॉइड तो पिछले वाले वॉइड से भी ताकतवर था। सीलिया लियोनिस को तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। हम देखते हैं कि रेजिना की तरह सीलिया के पास कोई स्पेशल वेपन नहीं था। लियोनिस सोचता है कि उसे अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखा देना चाहिए। इस वॉइड को मारना इस लड़की के बस की बात नहीं है। पर जैसे ही हमारा डीमन किंग मैजिक यूज करने वाला था, सीलिया उसे उस वॉइड के हमले से बचाने के लिए पीछे ढकेल देती है और खुद उसके हमले पे आकर पूरी तरह घायल हो जाती है। मरते हुए भी वो लियोनिस के बारे में सोच रही थी। लियोनिस अभी भी उसके पास खड़ा था। वो उससे विनती करती है और भागने के लिए कहती है। वो उसे रेगिना को ढूंढने के लिए कहती है। वो उसे बाहर एक सुरक्षित जगह लेके जाएगी। अपने आखिरी शब्दों में भी वो माफी मांगती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लियोनिस भी काफी दुखी होकर कहता है कि कितनी बेवकूफ लड़की थी। उसे लगा कि वो उस हमले से बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो खुद उस हमले के सामने आ गई। हम लियोनिस का वो पास्ट देखते हैं जब वो भी एक इंसान था। जब वो मौत के करीब था तब रोजेलिया उसे बचाती है और उसे अपने साथ आ जाने के लिए कहती है। लियोनिस को एक ही जैसे कई सारे ताकतवर वॉइड्स ने घेर लिया था। वो उसके ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं पर कोई भी उसकी शील्ड को तोड़ नहीं पाता। लियोनिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी डीमन लॉर्ड की छड़ी को बाहर निकालता है और सीलिया की तारीफ में कहता
बताता है कि वो लड़की काफी बहादुर थी और वो भी उसे पसंद करने लगा था। उसने उसकी जान बख्शी थी ताकि वो जानकारी निकाल सके। लियोनिस सभी वॉइड्स को बड़ी बेरहम मौत देता है। अब जिस वॉइड पर उसने फ्लेम ब्लास्ट हमला किया था, उसके शरीर के जलने के बाद वो देखता है कि उसकी हड्डियां तो बच गई हैं। ऐसा तो कभी इससे पहले नहीं हुआ था। इस शरीर में लियोनिस का मैजिक पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है। वैसे तो लियोनिस एक डीमन लॉर्ड है और एक इंसान की जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, पर सीलिया ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। लियोनिस के पास कोई हीलिंग मैजिक तो नहीं है, पर उसके पास एक स्पेल था जिसका यूज वो सीलिया के ऊपर करता है। उस स्पेल से सीलिया का खून वापस उसके अंदर जाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसके पैरों पर एक सील बन गया था। लियोनिस ने कुछ तो ऐसा किया है जिसके बारे में सीलिया को जब पता चलेगा वो जरूर गुस्सा करेगी। दूसरी तरफ रेजिना ने भी आखिर उस वॉइड को हरा दिया था। वो सीलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर सीलिया उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। लियोनिस उसके करीब ही था और इस डिवाइस को समझने की कोशिश ही कर रहा था। सीलिया को होश आते ही वो लियोनिस को गले से लगा लेती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लियोनिस हैरान कि वो अपने से ज्यादा उसकी चिंता कर रही है। सीलिया अपने जख्मों को देखती है और सोचती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। लियोनिस झूठ बोलता है कि उसने हीलिंग मैजिक यूज किया था। सीलिया कंफ्यूज हो जाती है। लियोनिस हैरान था कि जादू करना, ये लोग इसके बारे में कैसे नहीं जानते हैं। क्या ये इंसान सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर रहते हैं? सीलिया उससे पूछती है कि क्या ये हॉली स्वॉर्ड पावर की तरह है। अब यहाँ बेचारा लियोनिस इसके बारे में नहीं जानता था। सीलिया उसे बताती है कि उसकी एकेडमी में कुछ ऐसी किताबें हैं जो ऐसे हॉली स्वॉर्ड्स के होने का दावा करती हैं जो हीलिंग पावर्स देती हैं। लियोनिस पूछता है कि आखिर हॉली स्वॉर्ड क्या है। हॉली स्वॉर्ड एक तरह की पावर है जो इंसानों के अंदर जागरूक हुई वॉइड्स के खिलाफ लड़ने के लिए। जब वॉइड्स पहली बार सामने आए थे तब ऐसे बच्चे भी लोगों के सामने आने लगे जिनके अंदर रहस्यमय शक्तियां थी। अधिकतर शक्तियां वेपन्स का रूप ले लेती हैं, इसीलिए उन्हें हॉली स्वॉर्ड्स कहा जाने लगा। रगीना के पास भी ड्रैग हाउल हॉली स्वॉर्ड है। अभी तक तो ये लोग ज्यादा हॉली स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं जान पाए हैं, पर ऐसा देखा गया है कि वेपन्स यूजर्स की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। सीलिया को अभी तक अपनी हॉली स्वॉर्ड नहीं मिली है, इसीलिए वो अपने मैजिकल डिवाइस पर ही निर्भर रहती है। अब उन्हें ढूंढते हुए रगीना भी उन तक पहुंच जाती है और वहाँ की हालत देख उनसे पूछती है कि क्या उनका भी सामना वॉइड से हुआ था। सीलिया को ध्यान आता है और वो लियोनिस से पूछती है कि वॉइड्स का क्या हुआ। वो बोलता है कि वो डर गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर फिर उसने जब आंखें खोली तो वो सब जा चुके थे। अब उस जगह से निकलकर वो लोग लियोनिस को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि रगीना असल में सीलिया की मेड है। रास्ते में लियोनिस रगीना के उछलते हुए गुब्बारों को देख रहा था। 10 साल के बच्चे की ऐसी हरकतों को देख वो बोलती है कि ये तो उम्र से जल्दी बड़ा हो गया है। लंबे सफर के बाद वो लोग 7th असॉल्ट गार्डन पहुंच जाते हैं, ह्यूमन काइंड का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उन्होंने वॉइड से बचने के लिए बनाया है। लियोनिस सोचता है कि क्या यही 1000 सालों बाद का फ्यूचर है। अब अचानक कहानी 6 साल पीछे जाती है। 3rd असॉल्ट गार्डन में ह्यूमंस और वॉइड्स के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई हो रही थी। सीलिया और रगीना बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, फिर भी सीलिया रगीना को हौसला देती है कि उसके फादर वॉइड्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो लोग जरूर जीतेंगे। लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पहले ही पहुंचा दिया गया था, लेकिन बाहर लड़ाई चलने की वजह से वहां बार बार भूकंप आ रहे थे जो लोगों को डरा रहे थे। सीलिया बोलती है कि जब उसे उसकी हॉली स्वॉर्ड मिल जाएगी तब वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, वो पूरे असॉल्ट गार्डन को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे ही सीलिया रगीना को वो सब बताने लगती है जो वो इस जंग को खत्म करने के बाद शुरू करने वाली है। ऐसे ही वो दोनों अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर के हालात दर पे दर बेकार होते जा रहे थे। सीलिया भी अब पैनिक करने लगती है। उसके फादर, उसकी मदर, उसकी बहन सब इस जंग में लड़ रहे थे। वो भी इस जंग में लड़कर उनकी मदद करना चाहती थी। वो रगीना से बोलती है कि उसकी फैमिली कभी नहीं हारी है, बाहर सब कुछ ठीक ही होगा। अब इस लंबी जंग के बाद सभी को रिलीज किया जाता है। 3rd असॉल्ट गार्डन इस युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका था और शायद यहाँ 15 लोग ही बच पाए हैं, जिनमें से रगीना और सीलिया भी 2 थे। और जो 1000 स्वॉर्ड्समैन इस जंग में लड़ रहे थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। सीलिया टूट जाती है। वो रगीना से माफी मांगती है कि उसने उससे झूठ बोला। उसने कहा था कि बाहर सब कुछ ठीक है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। वो लोग 7th असॉल्ट गार्डन को जोड़ने वाले ब्रिज पर थे जहाँ वो लोग रहते हैं और जिसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात
बात बोलते हुए सीलिया कहती है कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगी। समुद्र के बीच इतनी बड़ी जगह को देख लियोनिस पूछता है कि आखिर इतने बड़े टापू पर इतना सब कुछ बनाया कैसे होगा। असल में ये कोई आइलैंड नहीं है, इसे एक तरह से बहुत बड़ी शिप कह सकते हैं। इसे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। सीलिया हेड्स को लियोनिस के पास होली स्वॉर्ड होने की रिपोर्ट देती है। ये सुन रेजिना भी इम्प्रेस हो जाती है। सीलिया भी उसे अपनी वो चोट दिखाती है जो लियोनिस ने ठीक की थी। रेजिना को लुइस युद्ध में से भागे हुए लोगों में से लगा था। जब वॉइड्स का हमला हुआ था तब कई लोगों को मजबूरन मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। उनको ढूंढना भी उनका एक मिशन है। वैसे आज के बाद से लियोनिस एक्सकैलिबर एकेडमी में ही रहेगा। रेजिना आज के खाने के लिए बाहर शॉपिंग पे चली जाती है। सीलिया लियोनिस को दूसरे दरवाजे से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो यहाँ नया आया है और सीलिया उसके दूसरी तरफ एग्जिट की तरफ चली जाती है। लियोनिस का तो दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। उसका हर एक प्लान फेल हो रहा है। उसको अपनी डीमन आर्मी वापस से खड़ी करनी थी और ह्यूमैनिटी को जड़ से गायब कर देना था। लेकिन अब इंसान हद से ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और अब ये वॉइड्स जैसे मॉन्स्टर भी सामने आने लगे हैं। सबसे बुरा उसके साथ ये हुआ है कि वो बच्चा बन गया है। वो अपने दो सर्वेंट ब्लैकएस और सैरी को पुकारता है। 1000 साल के बाद उनकी मुलाकात भी उनके लॉर्ड से हो रही है, पर ब्लैकएस भी ये सवाल करता है कि उनके शरीर के साथ ये क्या हुआ। वो उन्हें रीइंकार्नेशन फेल होने के बारे में बताता है और किस तरह वो अपने पुराने इंसानी रूप में आ गया है। ब्लैकएस भी हीरो लियोनिस द ब्रेव को पहली बार देख रहा था। उनकी पहली मुलाकात असल में लियोनिस के डीमन लॉर्ड बनने के बाद हुई थी। शहरी को लियोनिस का ये रूप काफी क्यूट लगता है और हम उसके चेहरे को देखते हैं जो कि ब्लश कर रहा था। लियोनिस को लगा कि वो मजाक बना रही है, इसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। खैर लियोनिस उन्हें इंसानों के द्वारा बनाए इस आर्टिफिशियल टापू के बारे में बताता है और किस तरह ये लोग इसे 7 बोलते हैं, यानी कि इसके जैसे ही बड़े 6 टापू और होंगे। कमजोर से इंसान पहले के मुकाबले आज के वक्त में काफी ज्यादा बदल गए हैं। अपनी डीमन आर्मी को तैयार करने के लिए उन्हें इंसानों की ताकत को पहचानना होगा। इसीलिए लियोनिस उन्हें शहर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है और वो उन्हें मैजिक भी यूज करने के लिए मना करता है क्योंकि आज के समय के लोग मैजिक को भूल गए हैं। पर लियोनिस ह्यूमन सोल्जर के बीच इस स्कूल में जा रहा है क्योंकि ये शरीर बड़ा नाजुक है, इसे खाना, कपड़े और जगह चाहिए। लियोनिस यहाँ रुकने वाला है। शेली अपना मुंह फुला लेती है क्योंकि वो अपने क्यूट डीमन लॉर्ड का ख्याल रखना चाहती थी। खैर अब लियोनिस उन्हें वापस भेज देता है और खुद उस दरवाजे से जाता है जहाँ उसे स्कैन किया जाता है। लियोनिस मैजिक होने की वजह से पकड़ा ही जाने वाला था। वो तो वक्त पे उसने अपने मैजिक को छिपा लिया था। लियोनिस को उसकी आईडी मिल जाती है और सीलिया उसकी फोटो खींच लेती है ताकि होली स्वॉर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो उसकी सीट बुक कर सके। अब इस एग्जामिनेशन में लियोनिस के लिए एक प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन में उसे अपनी होली स्वॉर्ड की पावर के बारे में लिखना था। हॉस्टल ले जाते हुए सीलिया लियोनिस को एकेडमी दिखाती है। रास्ते में लियोनिस देखता है कि फ्रंट लाइन में होने के बावजूद यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा शांति है। इसका कारण ये था कि होली स्वॉर्ड्समैन पूरी फ्रंट लाइन पर फैले हुए हैं और वो कभी भी किसी वॉइड को यहाँ घुसने नहीं देंगे। एक्सकैलिबर एकेडमी पहुँचने के बाद सीलिया लियोनिस को सिटी का मिलिट्री सेंटर दिखाती है। पहली बार इसको देखकर हर कोई हैरान होता है, पर वैसा रिएक्शन सीलिया को लियोनिस के चेहरे पर देखने को नहीं मिला। पर असल में वो तो शौक था क्योंकि उसने अपने टाइम में इतनी बड़ी चीज कभी नहीं देखी। अब सीलिया लियोनिस को एकेडमी की तरह तरह की फैसिलिटीज दिखाती है, जैसे कि ग्रेट लाइब्रेरी, क्लासेस और तरह तरह की चीजें। अब इनमें से कई ऐसी चीजें थी जिसके बारे में लियोनिस ने कभी नहीं सुना था। अब जब वो लियोनिस को वो जगह दिखाने लगती है जहाँ कल उसका एग्जाम होने वाला है, तब अचानक से सीलिया को कुछ होने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक, वो आराम करने के बाद वापस से ट्रेनिंग करेगी ताकि वो अपनी होली स्वॉर्ड जल्द से जल्द पा सके। लियोनिस भी मन में कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक ऐसी लड़की का यहाँ होना बेमतलब है जिसके पास होली स्वॉर्ड नहीं है। जब वो दोनों ऐसे ही एकेडमी में घूम रहे थे तभी लियोनिस 2 लड़कियों को कहते हुए सुनता है कि इसके जैसा ही लड़का अगला डीमन लॉर्ड बनेगा। लियोनिस हैरान हो जाता है। वो अपने आप को यकीन दिलाता है ये लड़कियां उसकी आइडेंटिटी को नहीं जानती हैं, ये कोई इत्तेफाक है। वैसे ये लोग अभी एकेडमी के लड़कियों वाले सेक्शन में हैं। तभी सीलिया के सामने से उसको आवाज देते हुए इसी एकेडमी का एक और स्टूडेंट आने लगता है। उसको देख सीलिया का मूड भी खराब हो जाता है। इस आदमी का नाम मिजेल है और वो सीलिया के आज के मिशन के लिए उसको ताना मारता है और कहता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली का नाम नीचे गिरा दिया। सीलिया उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो लियोनिस को लेके वहाँ से जाने की
कोशिश करती है, लेकिन म्यूजेल उसका रास्ता रोकने लगता है और कहता है कि अरे बेबी, नाराज क्यों हो रही हो। वो पूछता है कि ये चिरकुट कौन है जिसे लेके तुम घूम रही हो, जिस पे उसे जवाब मिलता है कि बेटे तू क्या ले। अपना माइनस हुआ ऑरा बचाने के लिए वो मुंह फाड़कर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बस की तो कुछ है नहीं, तुम बेबी सिटिंग ही करो। मिसाइल सीलिया को उसके प्लेटून में आने का ऑफर देता है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे लात मार के निकालेगा नहीं। आखिर वो हॉली स्वॉर्ड्समैन की डिसेंडेंट है। अगर उसे कभी भी अपनी हॉली स्वॉर्ड नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, उसे किसी मिशन पे जाने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उसके पास रहकर उसे खुश कर सकती है। मिसाइल के पास जितनी भी लड़कियां थी, शायद उन सबके ऊपर किसी तरह का मैनिपुलेशन मैजिक किया गया है और शायद यही मिसाइल की हॉली स्वॉर्ड की खासियत है। सीलिया उसके ऑफर को ठुकरा कर लियोनिस को लेके वहाँ से जाने लगती है। मिसाइल का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सीलिया के बाल पकड़ उसे खींचने लगता है। अब लियोनिस को गुस्सा आ गया था। उससे एक नजर मिलाते ही मिसाइल की टांगे कांप जाती है। वो लियोनिस के घुटनों में गिर गया था। वो उसके कानों में धीरे से कहता है, आज के बाद तूने अगर उसके खूबसूरत बालों को अपनी आंखों से भी छुआ। मिसाइल तुरंत पीछे हट जाता है और अपनी हॉली स्वॉर्ड को समन करता है, पर फाइट शुरू हो पाती उससे पहले एक बैडी बीच में आ जाती है। वो मिसाइल को डांट लगाती है कि अपने लिए हॉली स्वॉर्ड का यूज करना मना है और इससे बड़ी बात वो गर्ल्स एरिया में क्या कर रहा है, क्या वो अपने आप को लड़की समझता है। म्यूगेल फटी में वहाँ से भाग जाता है। लियोनिस सोचता है कि ये तो लड़ने के मूड में था, पर क्या मेरा झांट बिगाड़ लेता। इस लड़की का नाम एल्फी है और उसने लियोनिस के बारे में सुना है कि कैसे वो एक खंडर में मिला है। लियोनिस उसकी बॉल्स को देखता है जो कि उसकी हॉली स्वॉर्ड है। एल्फी सीलिया प्लेटून की इंटेलिजेंस एनालिसिस की इंचार्ज है। वो सीलिया को किसी तरह की ड्रेस के बारे में बताती है जो उसने उसके लिए अरेंज कर दिए हैं। वो उससे माफी मांगती है कि आज काम ज्यादा होने की वजह से वो उसके साथ मिशन पे नहीं जा सकी। उन्हें सी एरिया में अननेचुरल मैजिक डिटेक्ट हुआ है। उन्होंने काफी कोशिश की पर अभी तक वो उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए हैं। एल्फी इसके बारे में और बता ही रही थी कि अचानक सीलिया बेहोश सी होने लगती है। शाम तक वो लोग अपने डोम पहुंच जाते हैं। लियोनिस बोलता है कि ये डोम तो रास्ते में देखे गए सभी डोम से बहुत ही अलग है। सीलिया का डोम थोड़ा पुराना जैसा है। एक्चुअली में प्लेटून की परफॉर्मेंस के हिसाब से डोम दिए जाते हैं। वो लोग रेजिना के रूम में जाते हैं पर वो बेचारी तो पहले ही थक कर सो गई थी। असल में हॉली स्वॉर्ड का यूजर को जल्दी थका देता है। ये पुरानी बिल्डिंग है इसीलिए यहाँ किसी कमरे में लॉक भी नहीं है। लियोनिस सवाल करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लड़का होकर यहाँ रहेगा। लियोनिस अभी एक बच्चा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे बाथरूम दिखाती है और लियोनिस को फ्रेश हो जाने के लिए कहती है। जब लियोनिस नहाने के लिए तैयार हो रहा था तब सीलिया लियोनिस से एक बात पूछती है, जब उसका हॉली स्वॉर्ड का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तब क्या वो उसके प्लेटून को ज्वाइन कर सकता है। ये सुनते ही लियोनिस चीख देता है। सीलिया हड़बड़ा जाती है और कहती है कि पहले तुम नहा लो फिर बात करेंगे। नहाते हुए लियोनिस सोच रहा था कि यहाँ गर्म पानी क्या मैजिक की वजह से आ रहा है। जब वो अपने बालों पे साबुन लगा रहा था तब सीलिया बिना वस्त्रों के उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि साबुन बालों में नहीं लगाते हैं। लियोनिस की फट जाती है। आखिर वो करे तो करे क्या, आखिर वो देखे तो देखे कहाँ। वो अपने आप ही उसके बालों को शैम्पू से धोने लगती है। लियोनिस मन में सोच रहा था कि यहाँ के लोग तो काफी ओपन माइंडेड हैं। अब सीलिया वापस से लियोनिस से उसी के बारे में बात करती है। वैसे तो ये लियोनिस की मर्जी है कि वो कौन से प्लेटून को चुनेगा और हीलिंग हॉली स्वॉर्ड काफी ज्यादा कीमती है तो हाई रैंक के प्लेटून टीम भी उसे लेने की कोशिश करेंगे और सीलिया का प्लेटून चुनने का भी उसके पास कोई रीजन है नहीं। लियोनिस उससे बोलता है कि आखिर वो अपने आप को लड़ाई में क्यों ढकेलती है। उसके पास हॉली स्वॉर्ड नहीं है, वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वो उसकी बात से इनकार करती है। वो नहीं चाहती कि लोग उसे प्रोटेक्ट करे। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। अपनी बात पूरी बोलने से पहले ही सीलिया वापस से बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैरों के मार्क को वापस से जगाता है। सीलिया की आंखें वापस से लाल हो जाती है। लियोनिस उसे उठाता है और उसे अपना खून चूसने देता है और सीलिया वापस से होश में आ जाती है। अब लियोनिस सीलिया को सच बताता है कि उसके पास कोई हीलिंग हॉली स्वॉर्ड नहीं है। असल में वो मरे हुए को जिंदा भी नहीं कर सकता। असल में तो रिसेलिया रे क्रिस्टेलिया मारी जा चुकी है। अब यहाँ से कहानी 2 साल पीछे पास्ट में जाती है। अपनी हॉली स्वॉर्ड को अवेकन करने के लिए सीलिया अपने आप को बहुत ही ज्यादा पुश कर रही थी। वो हमेशा स्वॉर्ड से ही अपने आप को ट्रेन करती थी। उसने तलवारबाजी अपनी बहन से सीखी है। उसे यकीन था कि
उसका हॉली वेपन एक स्वॉर्ड ही होगी। रेगिना सीलिया को रोकना चाहती थी, पर अचानक ही सारी मशीनें खुद ही बंद हो जाती है। ये मुगेल था जो सीलिया को सीख देने आया था, जो तुमसे होगा नहीं उसके लिए तुम क्यों मेहनत कर रही हो, तुम्हें ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, मेरे प्लेटून में आ जाओ, तुम्हें फायदे बताए थे ना। रेगिना बीच में आकर अपना हॉली वेपन बाहर निकाल लेती है। मुगेल की फट जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। रेगिना सीलिया से बोलती है, जब आप अपना हॉली वेपन अवेकन कर लेंगी तो इन जैसों को चुटकियों में धूल चटा देंगी। सीलिया टेंशन से में बोलती है कि उसे इसके लिए हॉली वेपन नहीं चाहिए। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। सीलिया को होश आने लगा है। उसके होश में आते ही लियोनिस सबसे पहले उसे बताता है कि वो उसे यहाँ अपने मैजिक से लेकर आया है। उसने उसे ना तो छुआ है ना तो उसे देखा है। सीलिया उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो बोलता है कि वो एक एंशिएंट मैजिशियन है और ये उसकी नई जिंदगी है। उसके वक्त में इंसान भी जादू का इस्तेमाल करते थे। उसी मैजिक का इस्तेमाल करके एक वेसल के रूप में उसने उसकी जिंदगी वापस लाई है और ये उनकी तरह कोई हॉली स्वॉर्ड का मैजिक नहीं है। सीलिया को अनडेड के रूप में वापस जिंदा करना एक गैम्बल था, पर इसका नतीजा काफी शानदार आया है। वो सबसे ताकतवर अनडेड में से एक वैम्पायर क्वीन बन गई है। कल मैजिक की कमी होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वो कल लियोनिस का खून चूस रही थी। ये आमतौर पर होता है जब मैजिक की कमी होने लगती है। सीलिया उससे पूछती है, यानी कि मैं सच में मर गई हूँ। लियोनिस के पास उसको बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सीलिया लियोनिस को अपनी कहानी सुनाती है। तब वॉइड्स का बहुत बड़ा हमला हुआ था। उसकी पूरी फैमिली और कई स्वॉर्ड्समैन उनके खिलाफ लड़े थे अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन एक भी उनमें से वापस नहीं आ पाया। रेगिना और वो बच गए क्योंकि वो लोग शेल्टर में थे। एक्सकैलिबर एकेडमी को उसके परिवार से बहुत उम्मीदें थी कि उनके परिवार से एक बार फिर काबिल हॉली स्वॉर्ड्समैन निकलेगा। इसीलिए सीलिया जल्द से जल्द अपनी हॉली स्वॉर्ड को अवेकन करना चाहती है ताकि वो लड़ सके। यही कारण था कि वो हमेशा डेंजरस मिशन उठाया करती थी। वो लियोनिस से पूछती है कि क्या मरने के बाद भी वो अपनी हॉली स्वॉर्ड को अवेकन कर पाएगी। लियोनिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो बताता है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, पर ये शायद सीलिया के लिए काफी नहीं है। तभी अचानक वहाँ लियोनिस का पेट गुड़ गुड़ करने लगता है। बच्चे ने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है। हम रूम के बाहर लियोनिस की यूनिफॉर्म देखते हैं और शायद कल एल्फी इसी यूनिफॉर्म की बात कर रही थी। वो दोनों कैंटीन में आ जाते हैं। सीलिया को भूख नहीं लग रही थी, शायद उसके वैम्पायर होने की वजह से, और ब्रेड के अलावा लियोनिस ने कभी इतना कुछ खाने के लिए नहीं देखा है। जिस पर सीलिया ज्ञान देने लगती है कि एक ब्रेड काफी नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, जिस पर लियोनिस जवाब देता है कि तुम जैसे अनडेड पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सीलिया उदास हो जाती है। खैर सीलिया बोलती है कि उसका खाना भी वो ऑर्डर करेगी। वो कहता है कि वो पे करेगा और एक सोने का सिक्का निकाल लेता है। उसे लगा सोने का सिक्का देखकर सीलिया बिल्कुल ही शॉक्ड है। आखिर इस सोने के सिक्के से ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदा जा सकता है, पर असल में उसे पता चलता है कि आज के टाइम में सोने के सिक्के की कोई कीमत नहीं है और असल में मैजिक फोर्स सिल्वर आज के टाइम में ज्यादा कीमती है। लियोनिस की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अपनी आर्मी के लिए जितना सोना उसने इकट्ठा किया था आज के टाइम में उसकी कोई कीमत नहीं है। अब उसी रेस्टोरेंट में एक कीमो पहने हुए लड़की दो आदमियों से बात कर रही थी जो उससे पैसे निकलवा रहे थे, पर जब उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं थे, वो आदमी बोलते हैं कि उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं और वो उसके कपड़े उतारने लगते हैं, जिस पर वो उन्हें सबक सिखा देती है और बोलती है कि वो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो तो ना यहाँ से भागेगी और ना ही छुपेगी। अपने पैसे लेने अगले हफ्ते आना। इस लड़की का नाम साकुया है और ये भी सीलिया के प्लेटून में है। हमें पता चलता है कि वो आदमी कसिनो से थे, यानी कि जरूर ये लड़की पैसे हार कर आई है। इसके एग्जाम में बहुत गंदे नंबर आए हैं, असल में तो इसे पढ़ाई करनी चाहिए। साकुया भी उससे माफी मांगती है कि कल वो उसके साथ उस मिशन पे नहीं जा पाई। आखिर वो जाती भी कैसे, पूरी रात तो वो जुआ खेल रही थी। खैर साकुया को भी लियोनिस के बारे में पता चल गया था। साकुया से हाथ मिलाने के बाद लियोनिस समझ जाता है कि वो हमेशा से तलवार के साथ ही रही है। अब इसके बाद वो तीनों एक साथ खाना खाते हैं, जिसका पैसा सीलिया ने दिया है। लंच करते हुए लियोनिस साकुया से पूछता है, उसकी यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म से काफी अलग दिख रही है। असल में ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो उसके लोग पहना करते थे। उसके पूरे गांव को वॉइड्स ने खत्म कर दिया। अब उसकी लाइफ का यही मकसद है, सभी वॉइड्स को खत्म कर देना। लियोनिस भी लाइक एक और बावड़ी जिसे बदला लेना है। अब दो और लड़कियां साकुया के पास आती हैं और उससे अपने पैसे मांगती है जो वो उनसे हार गई थी। वो
वो उन्हें भी अगले हफ्ते तक का वेट करने के लिए कहती है। अब यहाँ से सीधा लियोनिस अपने एग्जामिनेशन के लिए जाता है। सबसे पहले उसकी हॉली स्वॉर्ड का टाइप देखने के लिए उसे उसकी हॉली स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। लियोनिस अपनी डीमन लॉर्ड की छड़ी बाहर निकाल लेता है। उससे पूछा जाता है कि ये क्या कर सकती है। लियोनिस जवाब देता है कि ये सपोर्टिव टाइप है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अल्टो इसे यूनिवर्सल टाइप बताती है। वहाँ कुछ वॉइड्स के जैसे प्रोग्राम किए हुए रोबोट्स रखे हुए थे। जब अल्टो बात कर ही रही थी कि अगर ये हॉली स्वॉर्ड सपोर्ट टाइप है तो इसकी पावर देखने के लिए इन रोबोट्स का यूज करना पड़ेगा, पर उससे पहले ही लियोनिस गलती से सभी को तोड़ देता है। उसने तो ठीक से इन्हें छुआ भी नहीं था। अल्टो उससे पूछती है कि तुमने तो इसे सपोर्टिव आइटम बताया था। अब धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अल्टो लियोनिस के टेस्ट के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ ही रही थी कि तभी म्यूजेल वहाँ आता है और बोलता है कि वो रिप्लेसमेंट बनेगा, और वो क्योंकि फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो ऐसा कर भी सकता है। लियोनिस भी कहता है कि तुम इस कचरे की जगह खड़े हो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजेल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हॉली स्वॉर्ड को समन कर लेता है, लेकिन उसके साथ उसकी 4 छोकरियों ने भी हॉली स्वॉर्ड को समन कर लिया था। सीलिया बोलती है तुम कायर लोग एक के खिलाफ 5 लड़ोगे। मुगेल बोलता है बेबी ये तो मेरी हॉली स्वॉर्ड की पावर है, मैं दूसरों को अपने हिसाब से चला सकता हूँ, ये सभी लोग मेरे हथियार हैं। लियोनिस को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। सीलिया बोलती है तो फिर मैं भी लड़ूंगी, मैं लियोनिस की गार्डियन हूँ। मुगेल भी इसके लिए मान जाता है, पर एक शर्त थी, अगर सीलिया हारी तो उसे उसके प्लेटून में आना होगा। लियोनिस सीलिया की तरफ से हाँ बोल देता है, लेकिन अगर वो हारा तो उसे सीलिया को परेशान करना बंद करना पड़ेगा। लियोनिस सीलिया से बोलता है वो अपने वेसल को किसी ऐसे इंसान से परेशान नहीं होने देगा। सीलिया के अपना हथियार चुनने के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है। सीलिया पहले से ही एक अच्छी तलवारबाज थी और अब वैम्पायर बनने के बाद वो पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गई है। उसने अकेले ही म्यूजेल के सभी पपेट्स को संभाल लिया था। एक लड़की लियोनिस पर बेकार कोशिश करने आती है। लियोनिस उसके पैरों को पकड़कर उसे गिरा देता है। म्यूजेल तो लड़कियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था और खुद लड़ने से डर रहा था। हम रेगिना को भी एग्जामिनेशन हॉल की तरफ भागते हुए देखते हैं। आज ज्यादा सोने की वजह से वो अपने एग्जाम के लिए लेट हो गई है, पर आते ही यहाँ का नजारा उसे हैरान कर देता है। सभी लड़कियों को हराने के बाद सीलिया मुजेल की तरफ बढ़ती है, पर अचानक अपनी हॉली स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर वो उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, सीलिया अपने आप को हिला नहीं पा रही थी। मुजेल सीलिया को छोड़ सभी लोग लियोनिस को घेर लेते हैं। लियोनिस एक ही बार में सभी को ठिकाने लगाने वाला था, पर तभी वो सीलिया के बालों को चमकता हुआ देखता है। वो एक ही बात की रट लगा रही थी कि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना है। सभी के सामने अचानक उसका हाथ चमकने लगता है। सभी लोगों के सामने सीलिया ने अपनी हॉली स्वॉर्ड को समन कर लिया था और उसने मुजेल के स्पेल को भी तोड़ दिया था। वो मुजेल के हॉली स्वॉर्ड को तोड़ देती है और सभी लड़कियां होश में आ जाती हैं। अब मुजेल ने भी वहाँ सरेंडर कर दिया था। रेगिना खुशी के मारे सीलिया से चिपक जाती है और बोलती है कि उसे हमेशा उस पर यकीन था। घर पहुँचने के बाद सीलिया लियोनिस को थैंक्स कहती है। लियोनिस कहता है कि सब कुछ तुमने किया है मेरे वेसल। सीलिया उससे पूछती है कि उसका वेसल से मतलब क्या है। वेसल का मतलब जो अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। सीलिया खुश हो जाती है और कहती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। उसकी लियोनिस से एक रिक्वेस्ट थी, वो चाहती है कि लियोनिस उसे और ताकतवर बनाए, और लियोनिस भी ऐसा ही चाहता था। सीलिया के हॉली स्वॉर्ड अवेकन करने पे और लियोनिस के उनके प्लेटून को ज्वाइन करने पर एक अच्छी पार्टी रखी जाती है। वो लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं कि सीलिया को अपनी हॉली स्वॉर्ड का नाम क्या रखना चाहिए, पर सीलिया का मानना है कि वो अब तक अपनी हॉली स्वॉर्ड की ताकत को बाहर नहीं निकाल पाई है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेती तब तक वो उसे कोई नाम नहीं देगी। एल्फी इसके बाद लियोनिस को उसके रूम में आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। अब जब रूम की बात उठी ही थी तो लियोनिस के रहने की बात भी उठ जाती है, क्योंकि सोने के लिए कोई रूम खाली है नहीं। रेगिना उसे उसके रूम में आ जाने के लिए कहती है, वहाँ उसे बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा। साकुया कहती है कि वो उसके रूम में भी आ सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर वहाँ होती नहीं है।
सीलिया सभी को मना करने लगती है और कहती है कि बेहतर होगा अगर लियोनिस उसी के रूम में रहेगा। लियोनिस कहता है कि सीलिया ने ही उसे ढूंढा था और उसे सीलिया के साथ काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एल्फी लियोनिस को अपने रूम में ले जाती है। जब वो उसका डाटा इकट्ठा कर रही थी तब लियोनिस उससे उसकी हॉली स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। इसे आई ऑफ विच कहा जाता है। इसकी मेन पावर चीजें एनालाइज और डाटा भेजना है, पर कभी वो भी इनसे फायर पावर यूज कर पाती थी। एक मिशन पर वॉइड्स के द्वारा उसके साथियों की मौत हो गई। उस पल के बाद आज तक वो अपनी हॉली स्वॉर्ड की असल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। सिर्फ सीलिया ही थी जिसने उसे अपने प्लेटून में बुलाया। इसके थोड़ी देर बाद लियोनिस की नजर मॉनिटर पे यहाँ के मैप पर पड़ती है। एल्फी उसे मैप देखने के लिए एक टैबलेट दे देती है। लियोनिस मैप पर अपना एम्पायर देखने लगता है कि कैसे 1000 साल पहले यहाँ उसका क्या हुआ करता था। रेड डॉट्स पर उसकी आर्मी हुआ करती थी। लियोनिस वापस से ब्रैकस को बुलाता है और उससे इंफॉर्मेशन मांगता है कि उसे क्या क्या मिला। ब्रैकस को इस आइलैंड की गहराई में एक जाइंट मैजिकल क्रिस्टल मिला है। इसके ह्यूमंस मैजिकल फर्नेस कहते हैं। लियोनिस बताता है कि डार्क लॉर्ड डिसॉल्व क्रिस्टल की पावर का यूज किया करते थे अपने कैसल को मूव करने के लिए। ब्रैकस बताता है कि ये उससे बिल्कुल ही अलग है और ह्यूमंस ने उसके आसपास काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया है ताकि उस मैजिकल क्रिस्टल की पावर पूरे शहर को मिल सके। लियोनिस के मन में था कि उस क्रिस्टल को किसी तरह अपना बनाया जाए। ब्रैकस के जाने के बाद शेरी वहां आ जाती है। लियोनिस उससे भी अपडेट मांगता है जिस पर वो उसे डोनट का पैकेट देती है। लियोनिस उसे खाता है। वो पूछती है कि कैसा है, जिस पर लियोनिस उसका टेस्ट अच्छा बताता है। तो फिर शेरी उसे और खाने की चीजें देने लगती है और उसे खाने की जगह आसपास की चीजों की इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। वो बताती है कि यहाँ कोई भी उसके बारे में या 1000 साल पहले हुई उस वॉर के बारे में कुछ नहीं जानता। लियोनिस सोचने लगता है कि कितना अजीब है, लोग इतनी बड़ी वॉर को कैसे भूल सकते हैं। अब शेली लियोनिस से पूछती है कि उसने सीलिया को वेसल बना दिया, जिस पर लियोनिस पूछता है कि इससे कोई दिक्कत है क्या। वो कहती है कि कुछ नहीं बेवकूफ, वैसे मैं बता दूं कि इनके बीच शुरू से ही बात माइंड के थ्रू हो रही थी। अब लियोनिस गुस्सा होने लगता है कि वो उसे बेवकूफ कैसे कह सकती है। वो उसे बताता है कि सीलिया अल्टीमेट लेवल की वेसल है, वो वैम्पायर क्वीन है। अगर वो उसे ट्रेन करेगा तो वो उसका अल्टीमेट वेपन बन सकती है। जलन के मारे सीलिया का मुंह फूलने लगा था। अब तभी सीलिया भी लियोनिस को आवाज देती है। शेली भी तुरंत वहाँ से चली जाती है। समुद्र के नीचे हम देखते हैं कि कुछ इंसान वॉइड्स की जांच कर रहे हैं। तभी उन्हें आइलैंड के पिलर पर कुछ बेल जैसा दिखाई देता है। जब वो उसके करीब जाते हैं तो उसकी आंखें भी दिख रही थी। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा पीछे, जब लियोनिस द हीरो ब्रेव के नाम से जाना जाता था। उसने डार्क लॉर्ड जोर को हरा के शांति कायम की। उसके बाद जब बाकी हीरोज रॉयल कैपिटल और होली सिटी को प्रोटेक्ट करने लगे, लियोनिस जगह जगह जाकर लोगों को मॉन्स्टर से बचाता था। आज भी लियोनिस सिडोन जा रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि वहाँ गारगोइल्स ने हमला किया है। पर अचानक ही बंद रास्ते के आगे वो आदमी गायब हो जाता है जो लियोनिस को वहाँ लाया है। जैसे ही लियोनिस अपनी तलवार बाहर निकालने वाला था और तभी उस पर चारों तरफ से कंट्रोल मैजिक का यूज किया जाता है। उसके हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधकर एक कैदी की तरह लटका दिया गया, जिसके बाद धोखे से लियोनिस को मार दिया जाता है। हमें पता चलता है कि लियोनिस को रॉयल कैपिटल के राजा ने ही मरवाया है क्योंकि वहाँ की जनता किंग से ज्यादा लियोनिस को इज्जत देने लगे थे। उन सभी के जाने के बाद रोजेलिया वहाँ आती है और मरे हुए लियोनिस से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था ना, जिस पर लियोनिस जवाब देता है कि उसे एहसास हो गया था। लियोनिस की जान उन्हीं इंसानों ने ली जिनको उसने बचाया था। इन सब के बावजूद लियोनिस को कोई बदला नहीं चाहिए क्योंकि वो उन्हें बुरा नहीं मानता है। रोजेलिया उसे बताती है कि वो इस दुनिया को चुनौती देने वाली है और पूरे समय वो लियोनिस को देखती आ रही थी। उसे लियोनिस पसंद आ गया है और वो उसे उसका हो जाने के लिए कहती है। रोजेलिया के छूते ही लियोनिस के शरीर में वापस से जान आ जाती है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। ये सब लियोनिस याद कर रहा था। उसका मकसद रोजेलिया को ढूंढना है और अपनी डीमन आर्मी को वापस से खड़ा करना है। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ एहसास होता है। वो सीलिया को जाके उसको बेड से उठा देता है। सीलिया अचानक से उठ गई। वो कंफ्यूज हो जाती है। लियोनिस उसे सील के बारे में बताता है जो उसके ऊपर भी लगा हुआ है। ये सील उसे अपने वेसल्स को कंट्रोल करने देता है। सीलिया हैरान हो जाती है और पूछती है यानी तुम मुझसे कुछ
कुछ भी करवा सकते हो, मतलब कि वो सब चीजें भी। लियोनिस कहता है कि वो वैसा कभी कुछ नहीं करने वाला। सीलिया भी जानती है कि लियोनिस एक जेंटलमैन है। लियोनिस कहता है कि उसे भी जेंटल वुमेन बनना चाहिए और वो उसे उसके दांतों के निशान अपनी गर्दन पर दिखाने लगता है। वो शर्माते हुए कहती है कि काफी रात हो गई थी और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वैम्पायर्स को रात में अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो उसकी वेसल है, वो उसका खून चूस सकती है, पर लेकिन उसे एक बार उसे बता देना चाहिए। सीलिया माफी मांगती है और कहती है कि वो अगली बार ध्यान रखेगी। उसी वक्त एल्फी का सीलिया पर कॉल आता है। अपने प्लेटून लीडर को उसे काफी इंटरेस्टिंग बात बतानी थी। बड़े लोगों को स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए समन किया गया है। ये बात ओशियन एरिया से जुड़ी हुई हो सकती है जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अभी एल्फी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही उसे पता चलेगा वो खबर करेगी। वैसे आज एकेडमी में उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसीलिए सीलिया लियोनिस को उसे आज ट्रेन करने के लिए कहती है। वही कंट्रोल टावर में वो मीटिंग शुरू भी हो चुकी थी। 11 घंटे हो चुके हैं और उन्होंने नंबर 13 प्लेटून से अपना कनेक्शन खो दिया है। बेशक वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। कनेक्शन खोने से पहले उन्हें एक वॉइड का सिग्नल मिला था और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सिग्नल 3 सेकंड के बाद ही गायब हो जाए। उन्हें एक इमेज भी मिली है जो कि पेड़ की जड़ें जैसी लग रही है। या तो ये नए तरह का कोई वॉइड है या फिर कहीं ये कोई वॉइड लॉर्ड तो नहीं। इन्हें अपने आप को तैयार करके रखना होगा। जो 6 साल पहले हुआ था थर्ड असॉल्ट गार्डन के साथ, वो फिर दोहराना नहीं चाहिए। 7th असॉल्ट गार्डन का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नए हॉली स्वॉर्ड्समैन अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट सिटीजन्स भी डेली ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह वॉइड्स के खिलाफ उनकी क्या तैयारी है, इस मीटिंग में उसी पर बात होती है। तभी वहाँ कमांडर का कॉल आता है और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। बहुत वक्त हो गया, वॉइड का कोई सिग्नल नहीं मिला है, इसीलिए वो लोग ओशियन में वापस जाएंगे और इस बार ग्रुप बड़ा और ताकतवर होगा। एक्टिंग कमांडर कहते हैं कि वॉइड्स को क्रिस्टल तक मत पहुंचने देना। दूसरी तरफ हम सीलिया को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ये एकेडमी के रोबोट्स उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो रहे थे और अब सीलिया एक वैम्पायर है तो उसे मैजिक भी यूज करना सीख लेना चाहिए। लियोनिस एक सर्कल क्रिएट करता है ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके, जिसके बाद वो कई सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को समन करता है। सीलिया इनको देख बहुत ही हैरान थी, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। सीलिया काफी तेजी से कई स्केलेटन्स को हरा देती है। ये ट्रेनिंग उसकी बहुत देर तक चलती है। सीलिया तो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। लियोनिस सर्कल को और अपने स्केलेटन्स को वापस बुला लेता है। सीलिया भी अब अपनी इस नई बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। लियोनिस भी चाहता है कि उसकी वेसल यानी कि सीलिया ताकतवर होती रहे। लियोनिस को थैंक्स करने के लिए वो उसके लिए लंच खरीदने की बात करती है, जिस पर लियोनिस कहता है कि उसे हर बार पैसे देने की जरूरत नहीं है और तभी वापस से लियोनिस के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वैसे ओशियन के नीचे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि साकुया भी रात भर जुआ खेलने के बाद वापस लौट आई है और इस बार वो पैसे गवा के नहीं, पैसे बना कर आई है। डॉम के बाहर हम लियोनिस के बरैकस को देखते हैं, जो कि घर के बाहर पालतू कुत्ते की तरह बैठा हुआ था। उसके गले में पट्टा ना होने पर साकुया उसे आवारा समझ लेती है। उसे वो पसंद आ गया था। वो उसे ब्लैक शील्ड फ्लफी किन नाम देती है और उसके गले में खाने की पोटली लटका कर वहाँ से चली जाती है। आज रेगिना ने भी कुछ नया बनाया है, वो एल्फी को टेस्ट करने के लिए कहती है। तभी वहाँ साकुया भी आ जाती है और वो उन्हें बाहर मिले कुत्ते के बारे में बताती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसके बाल अच्छे थे, इसीलिए उसने उसे ब्लैक स्टील फ्लफी किन नाम दिया है। रेगिना उसे भी अपनी बनाई हुई डिश देती है। वैसे रेगिना एल्फी से पूछती है कि आज की तो छुट्टी है, तब भी उसने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। असल में एल्फी को इंस्ट्रक्टर के द्वारा बुलाया जा सकता है, क्योंकि ओशियन के नीचे चल रहे ऑपरेशन में एल्फी इंफॉर्मेशन डाटा को इकट्ठा करने का काम कर रही है। अभी तक कोई खबर नहीं है कि इसके पीछे वॉइड्स हैं या फिर कोई और। अब जब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें साकुया के खराटों की आवाज आती है। हम देखते हैं कि साकुया तो बैठे बैठे ही सो गई है। वैसे हम देखते हैं कि अपने लॉर्ड के लिए टेस्टी स्नैक्स खरीदने के लिए शेरी ने भी एक रेस्टोरेंट पर जॉब करना दिया है। उसे सबसे पहला काम आलूओं को काटने का दिया जाता है। वो अपने चाकू को निकाल के आलूओं के साथ बर्तनों को भी काट देती है। उसे ये काम छोड़कर बाहर सफाई करने के लिए कहा जाता है, पर तभी वो लियोनिस और सीलिया को वहाँ आता देखती है। शैली छुप गई थी, उसे बहुत जलन हो रही थी। तब तो उसका दिमाग ही खराब होने लगता है जब सीलिया लियोनिस को अपना पैकेज पकड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि लॉर्ड इस वेसल को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं, वो सोचती है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। हम देखते हैं कि सीलिया लियोनिस को अनाथ आश्रम
आई है, जो कि ऑर्फेनेज होने के साथ एक रेस्टोरेंट भी है। सभी बच्चे सीलिया को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। असल में सीलिया यहाँ आती रहती है और छोटे मोटे काम यहाँ करती रहती है। लियोनिस को भी अपने वो पुराने दिन याद आ गए थे। असल में लियोनिस भी एक अनाथ ही था। उनके अंदर आते ही एक बच्चा सीलिया के साथ मस्ती करने लगता है। लियोनिस अपनी शैडो का इस्तेमाल कर उस बच्चे को सबक सिखाने ही वाला था, पर सीलिया कहती है कि वो ठीक है, असल में वो बस एक बच्चा ही है, लियोनिस को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ की ऑनर सीलिया से लियोनिस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो भी एक होली स्वॉर्डमैन है। ये सुन सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और लियोनिस से चिपकने लगते हैं। सीलिया बच्चों को बताती है कि वो उनके लिए डोनट्स लेकर आई है। तब जाकर बच्चे लियोनिस से हटते हैं और उसे सांस लेने का मौका मिलता है। वैसे लियोनिस को समझ आ गया था ये वही जगह है जिसे सीलिया प्रोटेक्ट करना चाहती है। लियोनिस के पास भी कभी वो जगह थी जिसे वो प्रोटेक्ट करता था। वैसे ऑपरेशन के दौरान नई प्लेटून टीम उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां वो रूट्स वाला मॉन्स्टर देखने को मिला था, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक समुद्र के नीचे कुछ होने लगता है, जिसका एहसास साकुया और एल्फी को भी हो गया था। अंडरग्राउंड बेस पर मौजूद कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ तो बेलें फैल चुकी हैं, लेकिन आखिर ये क्या चीज है और ये यहाँ आई कैसे? अब हमें एक बार फिर लियोनिस के पिछले जन्म की कहानी सुनाई जाती है, जब लोगुनस किंगडम पर मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था। ग्रेट सेज बोलती है कि हमारे पास दूसरों का इंतजार करने का वक्त नहीं है। ये मॉन्स्टर्स इससे पहले कैसल की दीवार तक पहुंचे। ग्रेट विजार्ड एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट करता है जिसकी गर्मी से ही ये मॉन्स्टर्स जल के मर जाएंगे, लेकिन मॉन्स्टर्स से ज्यादा आम इंसानों को इससे तकलीफ हो रही थी। ग्रेट विजार्ड ये कुर्बानी देने के लिए तैयार था। 12 साल का लियोनिस अपनी तलवार निकालता है और उसके मैजिक को बीच से काट देता है और बोलता है कि मॉन्स्टर्स को मारना और लोगों को बचाना बहुत सारा काम है। इतना बोलकर वो सभी मॉन्स्टर्स के बीच कूद जाता है। वहाँ सभी मॉन्स्टर्स को अकेले हरा के वो वहाँ का मसीहा बन गया था। पर वहीं दूसरी तरफ लियोनिस के पार्टी के लोग ही उसी के खिलाफ हो गए थे। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो अंडरग्राउंड स्टेशन में फैलता जा रहा है। अब सीन जाता है कंट्रोल रूम में। उन्होंने उस वॉइड का नाम UK6402 दिया है और वो वापस से उनके टारगेट से गायब हो गया है, जो कि समुद्र के नीचे जांच के लिए भेजा गया था और अभी तक उस चीज का कुछ पता नहीं चला है। अब तभी वहाँ एक लेडी एक्टिंग कमांडर को बताती है कि 18th प्लेटून से एक स्वॉर्ड्समैन इस पर अपनी एक रिपोर्ट देना चाहती है। एडवाइजर समझ जाते हैं कि डबल डिजिट प्लेटून यानी वो जरूर कोई स्टूडेंट होगी। इस पर वो लेडी बोलती है कि उसकी स्किल ही एनालाइज करने पर है। जब एडवाइजर को पता चलता है कि एल्फी फिलेट फैमिली से है तो वो उसे अलाउ कर देता है, क्योंकि उसके फादर ने वेपन्स डेवलपमेंट काउंसिल में उसकी मदद की थी। सबसे पहले एल्फी उन चीजों के बारे में बताती है जो उसने टैक्टिकल सिटी यानी कि 7th असॉल्ट गार्डन ही उसके अलग अलग सेक्शन में काफी अजीब वाइब्रेशंस देखने को मिली है। यहाँ तक कि एल्फी ने मैजिक को भी वेव फॉर्म में डिटेक्ट किया है, जबकि इस टाइम पीरियड में कोई मैजिक यूज करता ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में भी गड़बड़ देखने को मिली है, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को कमजोर बना रहे हैं। ऐसा ही सेम हाल सेक्शन 59 में भी देखने को मिला है। एल्फी की ये रिपोर्ट देखने के बाद हायर अप्स बावले ही हो जाते हैं। वॉइड्स आखिर इतने समझदार होते ही नहीं है कि वो इतना कुछ कर सके, लेकिन फिर वहाँ के रिसर्चर्स भी एल्फी की बात को ही दोहराते हैं। एडवाइजर पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, माना स्केल में तो कोई दिखा ही नहीं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो माना स्केल के लिए बहुत ही छोटा है। वो वॉइड शायद अपने हिसाब से अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकता है, इसी वजह से उसे ढूंढना और पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और बात रही कि वो अंडरग्राउंड घुस कैसे रहा है, इस पर वो रिसर्चर जवाब देती है कि वो शायद जॉइंट्स के बीच में जो गैप्स हैं उनके थ्रू घुस रहा है। अब तभी सेक्शन 31 की तरफ से हमला होने का सिग्नल मिलता है और उसी दौरान अंडरग्राउंड वेयरहाउस में मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ से रिपोर्ट आती है। उन्हें वहाँ पेड़ की जड़ें मिली हैं जो कि फैल रही हैं। एल्फी, सीलिया और लियोनिस की सुरक्षा के लिए सनी स्पॉट हाउस पर अपनी एक आई ऑफ विच छोड़ देती है। ये बात तो तय है कि जंग होने वाली है। एल्फी दोनों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम उस वर्कर को देखते हैं जो कि शैली को ढूंढ रहा था, जो सारा काम छोड़कर पता नहीं कहां भाग गई है। दूसरी तरफ लियोनिस इन बच्चों से परेशान हो गया था। इनके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी टिसेरा नाम की लड़की लियोनिस को अपना रुमाल देती है। वो लियोनिस से बात करते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। वो कहती है कि ये तो बहुत कूल है कि तुम हॉली स्वॉर्ड यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में अल्फा 1 की तरफ से एक पिक्चर सामने आई है। हम देखते हैं कि वेयर हाउस में चारों तरफ जड़ें फैल चुकी हैं
अचानक वो जड़ें उन्हें देखने लगती हैं और सिग्नल कट हो जाता है। ये वॉइड अच्छे से जानता है कि इन इंसानों का एयर डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड उतने ही कमजोर हैं। कमांडर भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अल्फा 1 से वापस से कम्युनिकेशन जुड़ जाता है, लेकिन बुरी खबर थी, ये लोग भाग आए हैं और वो वॉइड वापस से गायब हो गया है। ये वाला वॉइड इंसानों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। ये आम वॉइड की तरह बस तबाही नहीं मचा रहा है। ये समझ नहीं पा रहे आखिर ये वॉइड करना क्या चाहता है। तब एल्फी उन्हें बताती है कि सप्लाई लाइन से एनर्जी लीक हो रही है। उस वॉइड का ट्रेवल करना, सप्लाई लाइन से एनर्जी लीक होना, इस तरफ इशारा कर रहा था कि वो वॉइड मैजिकल फर्नेस की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वही विशाल क्रिस्टल जो कि पूरे शहर को एनर्जी देता है। अगर ये वॉइड असल में वॉइड लॉर्ड है तो वो क्रिस्टल की एनर्जी का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए करने वाला है। वॉइस कमांडर तुरंत फर्नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि उस वॉइड की जड़ें उस फर्नेस तक पहुंच चुकी हैं, पर इसी के साथ इंसानों का डिफेंस भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एडवाइजर वॉइस कमांडर से बोलते हैं, अगर कमांडर मौजूद नहीं है तो उसे ही सब कुछ संभालना होगा। वॉइस कमांडर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं और कमांड करते हैं, अभी उन्हें किसी भी हालत में उस वॉइड को रोकना होगा। और वो सभी सोल्जर्स और होली स्वॉर्ड्समैन को लड़ाई के लिए तैयार हो जाने का कमांड देते हैं। एक तरफ 7th असॉल्ट गार्डन इतनी ज्यादा मुश्किल में है, तो वहीं दूसरी तरफ लियोनिस बच्चों के बीच फंसा हुआ है। वो बच्चे लियोनिस से जिद कर रहे थे कि उन्हें उसकी होली स्वॉर्ड देखनी है। अब तो सीलिया भी उसे दिखाने के लिए कहती है, पर लियोनिस को ये नहीं करना था। इसीलिए लियोनिस उन्हें और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने की बात करता है। वो अपने छोटे छोटे स्केलेटन्स को निकालकर उन्हें खेल दिखाने लगता है और बच्चों को ये स्केलेटन्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। वहाँ दूसरी तरफ लाखों कोशिशों के बावजूद वो वॉइड फर्नेस तक पहुँच जाता है और इसका असर एनर्जी में गड़बड़ पूरे शहर में दिख रहा था। सीलिया और लियोनिस बाहर देखने आते हैं। सीलिया देखती है कि सेंट्रल कंट्रोल रूम का मोड चेंज हो रहा है और आसमान को फाड़कर वॉइड सामने आ रहे हैं। साफ था कि वॉइड्स के खिलाफ एक नई जंग शुरू होने वाली है। उनका एनर्जी सोर्स मैजिकल फर्नेस को बंद करना पड़ा है। एनर्जी रिजर्व से वेपन्स को चलाया जा सकता है, पर कैपिटल से मदद मिलने में कम से कम 3 दिन तक का वक्त लगेगा। तो हायर अप्स इसी चीज पे विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें 3 दिन का इंतजार करना चाहिए। तभी वही लेडी बोलती है कि उनके स्वॉर्ड्समैन जो अकेडमी में ट्रेन हुए हैं वो 3 दिन नहीं रुकने वाले हैं। वॉइड्स को रोकने के लिए पूरी ताकत से हमला शुरू हो गया है। साकुया भी अपनी हॉली स्वॉर्ड लाइटनिंग कटर के साथ, एल्फी अपनी विच ऑफ आई के साथ और रेगिना अपने ड्रैगन ब्लास्टर के साथ, ये तीनों मिलकर वॉइड्स को शहर के आसपास भटकने भी नहीं दे रहे। लियोनिस भी इस बात को मानता है कि ह्यूमंस के वेपन्स तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। सीलिया अकेडमी में कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो बच्चों की सुरक्षा के लिए वापस ऑर्फनेज में चली जाती है। सीलिया के जाते ही शैली सामने आ जाती है और लियोनिस को खबर देती है कि पूरे शहर में अजीब तरह के मॉन्स्टर्स फैल गए हैं। तो अब वो पूछने आई है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। लियोनिस उससे पूछता है कि आखिर उसकी टाइमिंग इतनी कमाल की कैसे है। वो बोलती है कि वो उनका पीछा नहीं कर रही थी कि वो अपने नए वेसल के साथ क्या कर रहे हैं। लियोनिस समझ जाता है कि शैरी उस पे नजर रख रही है। वो बोलती है कि ये बस कोइंसिडेंस था मालिक। खैर लियोनिस उसे सीलिया के दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। शैरी मुंह फुला लेती है। वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर लियोनिस उसे कमांड देता है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। और तभी लियोनिस आसमान में देखता है सीलिया सभी बच्चों को शेल्टर ले जाने वाली थी, और तभी लियोनिस उन्हें बाहर आने से मना कर देता है क्योंकि बाहर ड्रैगन वॉइड्स फैल चुके हैं। सीलिया सभी को अंदर रहने के लिए कहती है और खुद होली स्वॉर्ड को समन कर उन ड्रैगन वॉइड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी डरी हुई थी, लेकिन वो इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। लियोनिस को सीलिया का जवाब पसंद आता है और वो भी अपनी छड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीलिया एक साथ 2 वॉइड्स की गर्दन काट देती है और लियोनिस बचे 2 वॉइड्स को जला के मार देता है। लियोनिस का ये हमला देख सीलिया हैरान थी, लेकिन अभी भी वॉइड्स आना बंद नहीं हुए हैं और इसी बीच उनके सामने हाइड्रा क्लास का वॉइड सामने आता है। लियोनिस के सामने भी माइटी रेस का ड्रैगन वॉइड सामने आता है, जो कि शहर में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था। इसको कोई आम स्पेल से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए लियोनिस सीलिया को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक ताकतवर मैजिक स्पेल यूज करने वाला है। सीलिया ओग्रे से लड़कर लियोनिस के लिए टाइम निकालने लगती है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लियोनिस इंसानों को क्यों बचा रहा है। असल में लियोनिस को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर इंसानों का शहर तबाह भी हो जाए, पर कोई भी एरा गैरा आके लियोनिस द डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा थोड़ी हो सकता है। लियोनिस लेवल 10 का स्पेल यूज करता है और उस ड्रैगन के ऊपर मीटियोर की बारिश कर देता
जाता है। इतने ताकतवर हमले के बावजूद वो ड्रैगन अभी तक टिका हुआ था। लियोनिस फंस गया था। उसकी ये नई बॉडी अगले हमले के लिए तैयार नहीं है। पर तभी ब्लैकएस बीच में आकर लियोनिस के लिए टाइम निकालता है, जिसके बाद लियोनिस ग्रेविटी मैनिपुलेशन के साथ उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। उन्होंने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि अचानक जमीन फटने लगती है। उसी वॉइड्स के रूट सीलिया को पकड़ जमीन के अंदर खींच लेती हैं। लियोनिस जैसे ही उसे बचाने जाता है, बड़ी बड़ी बेलें बाहर आने लगती हैं और एक चेहरा बनाती हैं। ये वॉइड मॉन्स्टर लियोनिस को जानता था और असल में ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, ग्रेट विजार्ड था। लियोनिस ने भी उसे पहचान लिया है। अब कहानी एक बार फिर पास्ट में जाती है, जब लियोनिस इमॉर्टल डार्क लॉर्ड बन चुका था। वो रोजेलिया के लिए बहुत सारा सोना लेकर आता है, यहाँ तक कि वो डीमन लॉर्ड की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका है। उसने तरह तरह के ताकतवर स्पेल्स भी सीख लिए हैं। उसने किंगडम ऑफ शैडो के प्रिंस को भी अपना दोस्त बना लिया है, जो कि और कोई नहीं ब्लैकएस होता है। लियोनिस की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए रोजेलिया के पास भी उसके लिए एक गिफ्ट है। वो लियोनिस की पुरानी हॉली सोर्ड को समन करती है, जिसे देख लियोनिस दुखी हो जाता है। उसे ये नहीं चाहिए। रोजेलिया उस सोर्ड को डीमन सोर्ड में बदल देती है, लेकिन इस तलवार को तब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक वो एक कंडीशन लागू नहीं होती। ये कंडीशन हमें नहीं बताई जाती। लियोनिस इस कंडीशन के बारे में पहले से जानता है। हमें बस इतना बताया जाता है कि ये तलवार इस्तेमाल करने वाले के सच पर सवाल उठाती है। लियोनिस ग्रेट विजार्ड यानी कि अराकिल से बोलता है। उसने नहीं सोचा था कि भविष्य में 1000 साल बाद उसकी मुलाकात उससे होगी। लियोनिस नोटिस करता है कि अराकिल और वॉइड्स को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत उस पे फ्लेम स्पेल से हमला करता है। अराकिल वहाँ से भाग के जमीन की गहराई में छिप जाता है। सीलिया अभी जिंदा है, क्योंकि सील अभी तक गायब नहीं हुई है। अराकिल का मकसद जरूर लियोनिस को यहाँ से दूर ले जाना है, पर लियोनिस ने भी सोच लिया है कि वो उसे और उसके चूजों को एक साथ खत्म कर देगा। बरैकस सामने आता है और बोलता है कि हमारा दुश्मन वापस लौट आया है। लियोनिस बोलता है कि पर अब ये बहुत ज्यादा बदल गया है। देखने से ऐसा लगता है जैसे ये वॉइड्स का लीडर है, लेकिन अगर अराकिल 1000 सालों बाद रिवाइव हुआ है तो यकीनन कहीं ना कहीं रोजेलिया भी होगी। ब्लैकएस पूछता है कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बस बाहर खड़े होकर अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वो लियोनिस की तरफ देख रहे थे। ब्लैकएस उससे पूछता है कि क्या उन्हें आपसे कोई काम है। लियोनिस को लगने लगता है कि उसके ताकतवर हमलों के बाद वो बच्चे उससे डर रहे हैं, क्योंकि ऐसी आंखों को लियोनिस पहले भी देख चुका है। लियोनिस उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है, पर वो लड़की लियोनिस को शुक्रिया कहती है और कहती है कि हम सभी लोग ठीक हैं। वो जाके उनकी बहन सीलिया को बचाए। इसके लिए वो लियोनिस से रिक्वेस्ट करने लगती है। लियोनिस सोचता है कि क्या ये मुझसे नफरत नहीं करते हैं। वो सभी बच्चों से कहता है कि वो सीलिया को सलामत वापस लेकर आएगा। ये सुन सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लियोनिस वहाँ एक बैरियर बनाता है और उनकी सुरक्षा के लिए स्केलेटन्स को वहाँ छोड़ देता है। ब्लैकएस उस थैले को खोलता है जो इतनी देर से उसकी गर्दन में लटका हुआ था। वो लियोनिस को बताता है कि उनके घर के पास ही एक लड़की ने उसे ये दिया था। लियोनिस को भूख लग रही थी, इसीलिए उसमें से वो एक खा लेता है। तभी उन्हें सीलिया के कम्युनिकेटर से आवाज आती है। ये सीलिया के कान से गिर गया था। लियोनिस अपने ऊपर एल्फी की हॉली सोर्ड को देखता है। दूसरी तरफ साकुया और रेगिना मिलकर उस मल्टी हेड मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वहीं एल्फी सीलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लियोनिस उसे जवाब देता है कि सीलिया को एक वॉइड उठा ले गया है। वो एल्फी को उसकी लोकेशन पता करने के लिए कहता है ताकि वो उसे वापस ला सके। एल्फी कहती है कि बेवकूफी मत करो, डिस्ट्रिक्ट प्लेटून से मदद मांगो। लियोनिस उसे बताता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और शायद वो भी मदद नहीं कर पाएंगे। एल्फी अपनी हॉली सोर्ड से वहाँ की हालत देखती है। वहाँ की हालत देख वो दंग रह जाती है। लियोनिस एल्फी को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। एल्फी सीलिया की लोकेशन निकालती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि सीलिया का सिग्नल मैजिकल फर्नेस के पास से आ रहा था। उसी दौरान वो मल्टी हेड वॉइड एल्फी पर हमला करने वाला था, पर अचानक वहाँ एक चाबुक आता है और उस मॉन्स्टर की सारी गर्दन कट जाती है। ये और कोई नहीं शेरी थी, जो तुरंत वहाँ से गायब भी हो जाती है। लियोनिस भी तेजी से मैजिकल फर्नेस की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ब्लैकएस लियोनिस से पूछता है आखिर उसने शेरी को इंसानों को बचाने के लिए क्यों भेजा, जिस पर वो जवाब देता है कि एल्फी की हॉली सोर्ड काफी काम की है और रेगिना उसकी वेसल की मेड है। ब्लैकएस के लिए ये जवाब काफी नहीं था। वो पूछता है तो फिर उसने उन इंसानों के लिए बैरियर क्यों बनाया। लियोनिस बोलता है मैंने किया तो क्या, मुझे वो इंसान अच्छे लगे, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। ब्लैकएस बोलता है कि ये आपने सही जवाब दिया है। सामने की दीवार को तोड़कर वो लोग मैजिकल फर्नेस तक पहुंच जाते हैं, जिस पर अराकिल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। लियोनिस तुरंत आग
का हमला कर उसकी जड़ों को जला देता है। पर अरेकल भी कुछ कम नहीं था, उसने अपने आप को तुरंत ठीक कर लिया था। अरेकल लियोनिस से पूछता है कि उसने तो उसे 1000 साल पहले खत्म कर दिया था। लियोनिस जवाब देता है कि तुम आज भी बेवकूफ हो, क्योंकि वो मरा नहीं था, उसने अपनी सोल को सील कर लिया था। वो कहता है कि बेवकूफ तो तुम हो, दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है और ये दुनिया फिर से बनेगी वॉइड प्लेनेट के साथ। लियोनिस कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि वॉइड प्लेनेट क्या है। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता और अब अरेकल के शरीर से छोटे छोटे मुंह बाहर आने लगते हैं। उसका हर एक फेस होली चैंट गा रहा था। लियोनिस सोचने लगता है कि क्या उसने होली ऑर्डर के टाइम सभी प्रीस्ट को ऑब्जर्व कर लिया था। लियोनिस सीलिया की ही इयरिंग से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। सीलिया को लियोनिस के बारे में पता तो चल गया था, पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। लियोनिस और ब्लैक एश उसकी जड़ों से बचकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके कोई भी स्पेल का उस पर कोई गहरा असर नहीं हो रहा था। मैजिकल फर्नेस ने उसकी ताकत को और भी बढ़ा दिया है। अरेकल अपने मल्टीपल फेस के साथ एक ही बार में कई हमले करता है। उससे बचकर लियोनिस और ब्लैक एश एक साथ हमला करते हैं, पर ये हमला भी बेकार था। वहीं सीलिया अंदर अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रही थी। ज्यादा जबरदस्ती करने की वजह से उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगता है। वो अपने आप पर ही सवाल उठा रही थी। होली स्वॉर्ड मिलने के बाद भी लोगों को उसे बचाना पड़ रहा है। वो नहीं चाहती कि लोग उसे बचाएं, वो लोगों को बचाना चाहती है। होली स्वॉर्ड हाथ पर होने पर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सीलिया की वैम्पायर्स होने की पावर जागने लगती है। उसके खून से छोटे छोटे ब्लेड निकलने लगते हैं जो कि उसकी रस्सियों को काट देते हैं। लियोनिस को भी सीलिया की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो सीलिया की तरफ कोई चीज छोड़ता है जो कि सीधा उसके सीने पे जाके लगती है, जिसके बाद सीलिया अपनी वैम्पायर्स की पावर को पूरी तरह अवेकन कर लेती है और अरेकल के शरीर को फाड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसी वक्त ब्लैक एश को भी जाना पड़ता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। अरेकल गुस्से में लियोनिस से पूछता है कि उसने अभी क्या किया। लियोनिस ने बस अपना थोड़ा सा मैजिकल ब्लड सीलिया को दिया है, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। अब लियोनिस के करीब आते ही सीलिया नीचे गिरने लगती है, पर वो तो हमारा हीरो उसे गिरने से बचा लेता है। सीलिया उसी इयरिंग को निकालकर पूछती है जो लियोनिस ने उसकी तरफ मारा था कि क्या ये उसका खून है। अब तक अरेकल ने भी अपनी चोट को ठीक कर लिया था। अरेकल को लियोनिस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लियोनिस को खत्म करने के लिए लेवल 10 का स्पेल यूज करने लगता है। इस हमले में वो अपने साथ साथ इस पूरे शहर को जला देगा। अब इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, इसको इस दुनिया से ही मिटा देना। लियोनिस सीलिया को उसके लिए टाइम निकालने के लिए कहता है। सीलिया अपना खून बहाकर ब्लेड्स को समन करती है जो कि अरेकल के टेंटिकल्स को काट देते हैं। हम देखते हैं कि लियोनिस डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला है। ब्लैक एश उसे याद दिलाता है कि उसको इसके नतीजे तो याद है ना। ये स्वॉर्ड भले ही डीमन स्वॉर्ड बन चुकी है, पर इसमें अभी भी होली स्वॉर्ड की इच्छा शक्ति है। इस स्वॉर्ड ने अपने आप को होली स्वॉर्ड से डीमन स्वॉर्ड में रोजेलिया की ब्लेसिंग्स को स्वीकार करके बदला है। पर ये तलवार अपनी मयान से तभी बाहर निकलेगी जब लियोनिस को अपने किंगडम को बचाना होगा। लियोनिस द डीमन लॉर्ड डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए ये बात डिक्लेयर करता है कि 7th असॉल्ट गार्डन उसका किंगडम है। यहाँ रहने वाले लोग उसकी प्रजा है और अपनी प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। नीचे से ब्लैक एश ये देखता ही रह जाता है। डीमन स्वॉर्ड लियोनिस की बात मान रही थी। अरेकल घबरा रहा था। वो पूछता है कि उसे ये तलवार कैसे मिली। फिर भी अरेकल बोलता है कि दुनिया के अंत को कोई नहीं रोक सकता, जिस पर लियोनिस बोलता है कि वो नियति को अपने हाथों से बदलेगा और होली स्वॉर्ड के हमले के साथ वो उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है। उसके जाने के साथ सभी वॉइड्स भी अब गायब होने लगे थे। सभी लोगों के लिए ये बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उनके रडार में अब वॉइड लॉर्ड का भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। अंदाजा लगाया जाता है कि मैजिकल फर्नेस के ब्लास्ट में वो वॉइड लॉर्ड मारा गया। अपने आप को लकी मानकर वो लोग चैन की सांस लेते हैं। लियोनिस और सेलिया भी कटर के रास्ते से बाहर आ गए थे। सभी लोग उनको सलामत देख बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन लियोनिस का पूरा शरीर दर्द मार रहा था। ये डीमन स्वॉर्ड के अंदर सील पावर को इस्तेमाल करने का असर है। लियोनिस कहता है कि उसका ये शरीर बहुत ही कमजोर है। इस शरीर में उसकी सारी मैजिकल पावर यूज हो जाती है। सीलिया वहाँ लियोनिस के लिए सैंडविच बनाकर लाती है। ऑर्फनेज के बच्चों ने भी उसके लिए तोहफा बना के भेजा है। 1000 सालों पहले लियोनिस ने जिन्हें अपना दुश्मन मान लिया था, आज उनको ही उसने अपनी प्रजा घोषित कर दी है। लियोनिस भी सोचता है कि उस
उसे उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो उसे यानी डीमन लॉर्ड को रिस्पेक्ट करते हैं। खैर अब सीलिया मुद्दे की बात करती है। कल की लड़ाई में उसका बहुत ही ब्लड यूज हो गया था। लियोनिस समझ रहा था कि सीलिया क्या मांग रही है। वो बोलता है कि क्या वो अपने आप पे और कंट्रोल नहीं कर सकती। खैर लियोनिस अपना खून देने के लिए मान जाता है और जब सीलिया लियोनिस की फिंगर से उसका खून चूस रही थी तभी बाकी लड़कियां लियोनिस का हाल देखने के लिए उनके कमरे में आ जाती हैं और यहाँ का माहौल देख दंग ही रह जाती हैं। वो सभी लोग सीलिया पर भड़कने लगते हैं कि वो एक बच्चे के साथ क्या कर रही है। सीलिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग गलत समझ रहे हैं। अब कहीं दूर हम एक बहुत बड़ी वॉरशिप को देखते हैं जिसमें शायद कैपिटल की प्रिंसेस बैठी हुई हैं। वो लोग 7th असॉल्ट गार्डन की तरफ ही जा रहे हैं उन हॉली स्वॉर्ड्समैन को सम्मान देने के लिए जिन्होंने 7th असॉल्ट गार्डन को बचाया है। कल की लड़ाई में शहर को बहुत नुकसान पहुंचा है लेकिन शहर को वापस पहले जैसा करने में काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। मैजिकल फर्नेस को भी बहुत नुकसान पहुंचा था, इसीलिए फिलहाल एनर्जी सोलर प्लेट से बनाई जा रही है। लियोनिस ने इस जगह को अपना किंगडम तो घोषित कर दिया है लेकिन वो अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए वो यहाँ के इतिहास को जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है कुछ किताबें पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ लियोनिस का आईडी कार्ड काम नहीं करता। वहीं पास में ही बैठा हुआ उल्लू बोलता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। लियोनिस देखता है कि ये तो एक स्पिरिट है और ये 1000 सालों के बाद भी आज भी जिंदा है। खैर जब लियोनिस इस झंझट में उस उल्लू के साथ फंस ही गया था तभी रेजिना पीछे से आकर लियोनिस की आंखों को बंद कर देती है और उसे छेड़ने लगती है। रेजिना उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कोई गंदी किताबें नहीं है। लियोनिस कहता है कि उसे पता है, वो यहाँ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए आया है। शायद इसके इतिहास के बारे में जानकर उसकी याददाश्त वापस आने में कुछ मदद हो सके। लियोनिस ने कहानी की शुरुआत से ही इन लोगों को बताया हुआ है कि उसने अपनी याददाश्त को खो दिया है। रेजिना को बुरा लगता है और वो लियोनिस की मदद करती है पर वो उल्लू तो रेजिना को भी घुसने नहीं दे रहा था। पर फिर रेजिना उस उल्लू के साथ कुछ करती है और वो उल्लू उन्हें जाने देता है। लियोनिस उससे पूछता है कि क्या वो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है, जिस पर रेजिना कहती है कि हाँ उसका ये एक छोटा सा टैलेंट है और वो उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। असल में रेजिना स्पिरिट्स को बना भी सकती है। लियोनिस उससे पूछता है कि तो असली स्पिरिट का क्या हुआ। रेजिना को सुनने को मिला था कि वो वॉइड्स के हमले में गायब हो गया था, इसीलिए रेजिना को ये आर्टिफिशियल स्पिरिट बनानी पड़ी। वो असली स्पिरिट शायद अभी एंशिएंट फॉरेस्ट में रह रहा होगा। अब तभी उन दोनों के फोन पे मैसेज आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे 18 प्लेटून को मेमोरियल के लिए इनवाइट किया है। ये मेमोरियल रॉयल शिप पर 4th प्रिंसेस एल्टीलिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लियोनिस बोलता है कि वो अपनी रिसर्च करने के बाद सीधा शिप पर ही मिलेगा, इसीलिए वो रेजिना को पहले जाने के लिए कहता है। पर रेजिना कहती है कि वो नहीं जाने वाली और वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ बीस्ट ह्यूमंस को देखते हैं जो कि 4th प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। प्रिंसेस को हॉस्टेज बना के वो अपने लोगों को इंपीरियल कैपिटल से छुड़ाना चाहते हैं। ये इंसानों को सबक भी सिखाना चाहते हैं पर ये लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंसानों के पास हॉली स्वॉर्ड की ताकत है। और तभी एक डार्क एल्फ उनके सामने आती है जो उनका मजाक बनाती है पर ये असल में इनकी मदद करने आई है। ये भी इंसानों से उतनी ही नफरत करती है जितनी ये लोग करते हैं। इस बीस्ट ह्यूमन प्रजाति को आजीन कहते हैं। वो अपनी हॉली स्वॉर्ड से लायन बीस्ट को ऐसी ताकत देती है जो हॉली स्वॉर्ड को भी सरपास कर देगी। उसने लायन बीस्ट को हॉली स्वॉर्ड जैसी एक स्वॉर्ड दी थी। उस तलवार की ताकत को देखने के बाद उन सभी का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। बस इन सब के बदले में उस एल्फ को उन सबसे बस एक चीज चाहिए थी, उसे जिंदा हॉली स्वॉर्ड्समैन चाहिए थे ताकि वो अपनी गॉडेस के सामने उन्हें सैक्रिफाइस कर सके। वैसे दूसरी तरफ लियोनिस मेमोरियल को अटेंड करने के लिए उस शिप तक पहुंच चुका है पर वहां जाने से पहले वो सीलिया के लिए गिफ्ट खरीदने का सोचता है क्योंकि उसने उसके साथ लंच पे न जाकर उसे गुस्सा दिला दिया था। सबसे पहले वो एक शॉप पर जाकर एक बैंगल को उठाता है। दुकानदार उसकी तारीफ करता है कि उसकी कमाल की नजर है क्योंकि इस बैंगल को एक एल्फ ने बनाया है। लियोनिस हैरान होता है और पूछता है कि क्या एल्फ्स अभी भी होते हैं। पहले तो वो दुकानदार हैरान होता है कि ये बच्चा क्या सवाल कर रहा है पर फिर वो लियोनिस को आजिन जोन के बारे में बताता है जहाँ एल्फ्स भी रहती हैं और कई तरह के बीस्ट ह्यूमंस का वो इलाका है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस को देखने वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है लेकिन शायद प्रिंसेस की आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। हम रेजिना को देखते हैं जो कि बहुत दूर से प्रिंसेस को देख रही थी। सीलिया और बाकी सब लियोनिस को बाहर ही मिल जाते हैं। लियोनिस सीलिया को कैट लॉकेट देता है जो उसने उसके लिए खरीदा है। ये देख
सीलिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लियोनिस भी कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही है। खैर अब वो लियोनिस से गुस्सा तो नहीं लग रही है। अब सीलिया अचानक एक जोक मारती है, अगर लियोनिस लड़कियों के लिए ऐसा ही कुछ करता रहेगा तो वो फ्यूचर में डीमन लॉर्ड बन जाएगा। पता नहीं इस जोक का क्या मतलब था, पर इसने लियोनिस को डरा दिया था कि कहीं उन्हें उसकी पहचान के बारे में पता तो नहीं चल गया। अब जब वो लोग शिप के अंदर जा ही रहे थे, लियोनिस उनसे रेगिना के बारे में पूछता है। वो तो देखने से ही पार्टी गर्ल लगती है। इस पर वो लोग भी कोई ठीक जवाब नहीं देते हैं। अब तभी वहाँ फेंड्रिस नाम की लड़की सीलिया को आवाज देती है और पूछती है कि तुम लोग यहाँ घूमने आए हो क्या। सीलिया उसे बताती है कि वो लोग इनवाइटेड है। फेंड्रिस बोलती है कि मेरे पास तुम जैसों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसे चेयरमैन ने यहाँ बुलाया है। लेकिन वहाँ से जाते हुए वो सीलिया से पूछती है कि क्या उसने हॉली स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया। सीलिया हाँ बोलती है, जिस पर वो उसे कांग्रेट्स कहकर वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि फेंड्रिस और सीलिया एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम देखते हैं कि अजींस ने बोट पर हमला कर दिया है। वो लोग इंसानों का चेहरा चुरा कर उनके बीच ही छिप जाते हैं। सभी लोग मेमोरियल में पार्टी एंजॉय कर रहे थे और वहीं लियोनिस पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसे इतिहास में 6 हीरोज गॉडेस या फिर उन 6 डार्क लॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मिला है। जरूर किसी ने इतिहास में फेरबदल की है या फिर सालों पहले हुए वॉइड्स के हमलों में इंसानों ने सब कुछ खो दिया है। ये पॉइंट लियोनिस को कुछ दमदार नहीं लगता, क्योंकि इतिहास में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। जब लियोनिस ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, हमेशा की तरह शेरी सामने आ जाती है और आज तो उसने मेड के कपड़े पहने हुए हैं। लियोनिस ने शेरी को बैटलशिप की जानकारी निकालने के लिए कहा था। वो कहती है कि इस काम के लिए ये ड्रेस बिल्कुल ही परफेक्ट है। खैर शेरी बताती है कि ये शिप भी मैजिकल क्रिस्टल से चल रही है और इसमें भी कई तरह के हाईटेक वेपन्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि ऐसे वेपन्स भी जो उड़ भी सकते हैं। लियोनिस हैरान हो जाता है। शेरी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहाँ से जाने लगती है, पर तभी लियोनिस उसे रोककर बोलता है कि वो उसके लिए तोहफा लेकर आया है। शेरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और खुश होने लगती है, पर जब वो देखती है कि लियोनिस उसके लिए डोनट लेकर आया है तो उसका मूड ही खराब हो जाता है। आखिर एक डोनट को कोई तोहफा कैसे बोल सकता है। वो बहुत धीरे से अपने लॉर्ड को बेवकूफ बोलती है। लियोनिस उस पे भड़क ही रहा था कि तभी सीलिया उसे आवाज देती है और शेरी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। लियोनिस देखता है कि सीलिया ने तो स्विमिंग सूट पहना हुआ है और उसके साथ ऑर्फनेज के 2 बच्चे भी थे। सीलिया लियोनिस को बुलाती है एक साथ स्विमिंग करने के लिए, पर लियोनिस बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। असल में वो बहाने बना रहा था क्योंकि उसे स्विमिंग करना नहीं आता है। सीलिया उसे अपने साथ ले जाती है और उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। छोटे छोटे बच्चे लियोनिस से अच्छा कर रहे थे। हम रेगिना को देखते हैं जो उस बैटलशिप के पास ही बैठी हुई है, लेकिन पार्टी में जा नहीं रही है। दूसरी तरफ ऑजिन्स ने प्रिंसेस के सोल्जर्स को मारकर उन्हें पकड़ लिया है। प्रिंसेस किसी तरह अपनी बिल्ली को वहाँ से भगा देती है। हम देखते हैं कि शिप पर बाकियों को भी गन पॉइंट पर बंदी बना लिया गया है। एक भी चालाकी और सभी की जान खतरे में आ सकती है। इंसानों के बीच एक सेब रख दिया जाता है। अगर किसी ने भी कोई चालाकी दिखाई तो ये बुढ़ा इसे तुरंत फोड़ देगा। वो लोग अजीन्स से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अजीन्स को अपने साथियों की आजादी चाहिए थी। फेंड्रिस बोलती है कि हम लोग टेररिस्ट से समझौता नहीं करते, जिस पर वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन फिर वो बोलता है कि ये लोग तो वैसे भी गॉडेस को सैक्रिफाइस होने ही वाले हैं। गॉडेस का नाम सुनकर लियोनिस इस बात की तह तक जाना चाहता था। वो सीलिया से ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है कि उसे राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता हो रही है। एल्फी और साकुया लियोनिस के बारे में पूछते हैं। सीलिया उन्हें शांत हो जाने के लिए कहती है और जिन्स के कहने पर प्रिंसेस शिप को कैपिटल की तरफ ले जाने लगती है। इन्होंने उससे वादा किया है कि अगर प्रिंसेस उनकी बात मानेगी तो वो आम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी स्पिरिट्स को कंट्रोल और उन्हें बना सकती हैं। अचानक प्रिंसेस को फील होता है कि उनके रास्ते में बहुत सारे वॉइड्स आ रहे हैं। लायन बीस्ट शिप को घुमाने के लिए कहता है, लेकिन वो डार्क एल्फ सीधा चलने के लिए कहती है। उसका इनके मकसद से कोई मतलब नहीं है। लायन बीस्ट समझ जाता है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। वो उस डार्क एल्फ को मारने के लिए उसी की ही दी तलवार निकाल लेता है और वो तलवार लायन बीस्ट को ही पूरी तरह जला देती है।
चीता भी ये देख डर जाता है और उसकी सारी बातें मानने लगता है। बैटल शिप रस्सियों को तोड़कर जबरदस्ती आगे बढ़ने लगती है। रेजिना भी ये सब देख रही थी और तभी उसके पास प्रिंसेस की वही बिल्ली आती है। उसको छूते ही उसे पता चल गया था कि सब लोग बहुत मुश्किल में हैं। रेजिना उस बिल्ली को पकड़ शिप पर चढ़ने के लिए कूद जाती है। लियोनिस जब शिप पर घूमते हुए कोई रास्ता सोच ही रहा था, तभी वो रेगिना से टकरा जाता है और वो उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन खतरे में है, यानी कि असल में फोर्थ प्रिंसेस रेगिना की छोटी बहन है। ये बात है तब की जब आसमान में लाल तारा चमक रहा था। उस तारे को स्कारलेट कैलेमिटी कहा जाता है। एक अपशगुन रात और उसी रात रेगिना का महल में जन्म हुआ था। रॉयल फैमिली उस बच्चे को नहीं चाहती थी। नियमों के हिसाब से उस बच्चे को मार दिया जाने वाला था। ड्यूक क्रिस्टेलिया को इसके बारे में पता चला और वो किंग से उस बच्ची को न मारने की विनती करने लगे। इसके बाद किंग को ये बताया गया कि उस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया गया, पर ड्यूक क्रिस्टेलिया के एक बेटे लॉर्ड एडवर्ड ने उसकी जिम्मेदारी उठाई और उस बच्ची को अपने घर ले गए। लॉर्ड एडवर्ड और उनकी वाइफ को हाल फिलहाल में ही उनकी खुद की बच्ची हुई थी। उन्होंने घोषणा की कि उनको 2 बच्चे हुए हैं। जब वो लड़की बड़ी हुई तो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो अपनी ट्विन सिस्टर की मेड बन गई। असल में रेगिना कैपिटल की 4th प्रिंसेस है जिसे ठुकरा दिया गया था और ये सच सिर्फ 18 प्लेटून जानता है। इसीलिए तब उन्होंने रेगिना को शिप पर आने के लिए फोर्स भी नहीं किया था। रेगिना ये सोचकर आई थी कि वो अपनी बहन को दूर से देख पाएगी, पर बाहर उसे उसकी बहन की ये स्पिरिट मिल गई। एक जादूगर की तरह रॉयल फैमिली स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है। ये बिल्ली स्पिरिट्स का सोर्स है और इससे इस शिप को भी चलाया जा सकता है, पर प्रिंसेस तो इस बिल्ली से बहुत ही दूर है और फिर भी शिप चल रही है। मतलब जाहिर था कि प्रिंसेस के साथ कुछ तो हुआ है। लियोनिस उसे आजिन गैंग के हमले के बारे में बताता है। जैसे उन्होंने बाकियों को बंदी बना लिया है, प्रिंसेस को भी उन्होंने हॉस्टेज बना लिया होगा। लियोनिस कहता है कि मिस सीलिया और बाकी सब वहाँ संभाल लेंगे, हमें प्रिंसेस को जाके बचाना चाहिए। बिल्ली उन्हें प्रिंसेस तक पहुँचने का रास्ता दिखाती है। दूसरी तरफ सभी लोग बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए थे। ये गन्स प्रॉब्लम नहीं है, हॉली स्वॉर्ड के साथ इन्हें आसानी से हराया जा सकता है। दिक्कत है तो वो सेब जो उस बूढ़े के इशारे पर ही फट जाएगा। एल्फी सीलिया को अपनी विच ऑफ वाई के बारे में बताती है। उसे इस पूरी शिप को देखना था, इसीलिए एल्फी ने पार्टी की शुरुआत में ही अपनी एक आई ऑफ विच को रिलीज कर दिया था, जो अभी एकदम ऊपर झूमर के पीछे छिपा हुआ है। इस बूढ़े को एप्पल फोड़ने के लिए इस छड़ी का यूज करना पड़ेगा। एल्फी अपनी एक आई के साथ उस छड़ी के सिग्नल को जाम कर सकती है, मतलब कि वो सेब को फटने से 1 सेकंड रोक सकती है। सीलिया अपने आसपास कोई चीज ढूंढती है और उसे एक कांटे वाली चम्मच मिल जाती है। वो अपनी हॉली स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने वैम्पायर खून का यूज करेगी। लियोनिस रेगिना शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, पर अब वहाँ कोई भी नहीं था और उन्हें वहाँ एक आर्टिफिशियल स्पिरिट भी दिखती है। रेगिना देखती है कि शिप के रूट को लॉक कर इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब कि वो अब शिप के रास्ते को बदल नहीं सकते। पर इससे बड़ा सवाल था कि आखिर प्रिंसेस कहाँ है। रेगिना इस बिल्ली की मदद से प्रिंसेस से बात करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करने से हिचकिचा रही है क्योंकि ऐसा करने से उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। लियोनिस पूछता है कि क्या हमें अभी इस चीज की चिंता करनी चाहिए, और वैसे भी रेगिना यहाँ अपनी छोटी बहन को ही तो बचाने आई थी। रेगिना कहती है कि तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें कर लेते हो, और फिर वो उस बिल्ली की मदद से प्रिंसेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। रेगिना प्रिंसेस से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। प्रिंसेस उससे पूछती है कि वो कौन है और क्या वो उसकी बिल्ली कार्बंकल के थ्रू उससे बात कर रही है। रेगिना बड़ा सोचकर बोलती है कि वो एक स्पिरिट सॉर्सरर है जो यहाँ से गुजर रही थी। वो प्रिंसेस से उनकी लोकेशन पूछती है। ये लोग प्रिंसेस को शिप के पीछे फ्लाइट डेक पर लेके जा रहे थे। जैसे ही रेगिना उन्हें बचाने की बात करती है, वो मना कर देती है। प्रिंसेस उसे बताती है कि शिप वॉइड्स के इलाके में जा रही है, उसे उसकी कैट के थ्रू शिप का कंट्रोल वापस लेना होगा। प्रिंसेस रेजिना को स्पिरिट कंट्रोल सेंटर की लोकेशन बताती है, जो कि शिप के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में है। प्रिंसेस रेगिना को एक्सेस कोड बताती है, जो सुन रेगिना सरप्राइज हो गई थी। लियोनिस रेगिना को कंट्रोल सेंटर में जाने के लिए कहता है और प्रिंसेस को वो बचा लेगा, लेकिन लियोनिस तो उसकी नजर में छोटा है, उसे उसकी चिंता हो रही थी। पर फिर लियोनिस उसे अपनी ताकत की एक
झलक दिखाता है। रेगिना का मुंह तो फटा का फटा रह गया था। लियोनिस प्रिंसेस को बचाने वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि लियोनिस इस मामले में इसीलिए टांग अड़ा रहा है क्योंकि डीमन लॉर्ड के अलावा प्रिंसेस को किडनैप करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीलिया ने अपने ब्लड से बहुत पतले धागे को वहाँ फैला दिया है। सीलिया और एल्फी अपने प्लान को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी फेनरिस वहाँ उन आजीन से बहस करने लगती है कि कम से कम छोटे बच्चों को तो बोट से उतार दो। उस वुल्फ को उस पे इतना गुस्सा आने लगता है कि वो फेनरिस को मारने का ही सोच लेता है। और फिर वहाँ एक प्लेट के गिरने की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि साकुया वहाँ चुपचाप खड़ी होकर खाना खा रही है, पर लेकिन ये रस्सी खोलकर वहाँ पहुंची कब? वो डीमन गर्ल साकुया के औरान कपड़े देखने के बाद उस वुल्फ को रोकती है और सतर्क हो जाने के लिए कहती है। औरान स्वॉर्ड्समैन वो फैमिली थी जिन्होंने अपने परिवार का बदला लेने के लिए सभी वॉइड्स को मारना शुरू कर दिया था। साकुया उन्हें उसे मारने की चुनौती देती है। फेनरिस भी उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। वुल्फ उस पे पहले से ही भड़का हुआ था। वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन फेनरिस अपने हाथ बंधे होने के बावजूद उसे पटक देती है। वो बूढ़ा एप्पल को एक्टिवेट करने ही वाला था, पर तभी एल्फी अपनी आई ऑफ विच से उसकी छड़ी के सिग्नल को जाम कर देती है और उस 1 सेकंड के टाइम में सीलिया ने उसकी छड़ी के कई टुकड़े कर दिए थे। साकुया उस डीमन गर्ल को डाउन कर देती है और फेनरिस भी अपने फ्रोजन वुल्फ्स को समन कर लेती है। अब वहाँ पे सभी चीजें वापस से उनके कंट्रोल में आ गई थी। सीलिया उन पे चिल्लाती है कि ये बहुत ही रिस्की था। खैर सीलिया लियोनिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था। और तभी वो लोग बाहर बहुत सारे वॉइड्स को देखते हैं जो कि अब शिप के ऊपर भी आने लगे थे। फेनरिस कई सारे फ्रोजन वुल्फ्स को समन कर लेती है। वॉइड से लड़ते हुए ये लोग आम लोगों को सेफ रूम में पहुंचा रहे थे और तभी सीलिया को लियोनिस की आवाज सुनाई देती है। लियोनिस सीलिया को दिए लॉकेट के थ्रू बात कर रहा था। लियोनिस सीलिया को रेगिना की मदद करने के लिए कहता है और उसे पूरी बात बताता है कि रेगिना शिप के नीचे वाले कंट्रोल सेंटर में शिप का कंट्रोल लेने जा रही है। लियोनिस देखता है कि वो एल्फ प्रिंसेस को प्लेन के थ्रू कहीं ले जाने की कोशिश कर रही है। वहाँ दूसरी तरफ रेगिना कंट्रोल सेंटर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई सारे वॉइड्स उसके रास्ते के बीच आ रहे हैं और तभी सीलिया उसे वहाँ बचाने के लिए आ जाती है। लेकिन वहाँ शिप पर एक नई मुसीबत सामने आ गई है। उनके सामने ऑक्टोपस जैसा एक वॉइड प्रकट हो गया है जो कि आम वॉइड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। साकुया अपने दोस्तों को सभी सिविलियंस को सेव करने के लिए कहती है। इस वॉइड मॉन्स्टर को वो अकेले संभाल लेगी। वो लोग साकुया पे भरोसा करते हैं और उस मॉन्स्टर के साथ उसे अकेला छोड़ देते हैं। अब हमें काफी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। साकुया इस वॉइड को हराने के लिए अपनी डीमन स्वॉर्ड डार्क चिदोरी का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ रेगिना और सीलिया सभी वॉइड्स को हराते हुए स्पिरिट कंट्रोल सेंटर तक पहुंच गए थे। अब हमें वो एक्सेस कोड पता चलता है जिसको सुन रेगिना सरप्राइज हो गई थी। एक्सेस कोड था स्कारलेट कैलामिटी, यानी कि वही रेड स्टार जिस दिन रेगिना का जन्म हुआ था। प्रिंसेस ने बोला था कि ये एक अपशकुन सितारे का नाम है, पर लेकिन वो इस नाम को कभी भूलना नहीं चाहती। रेगिना उस कैट की मदद से शिप की डायरेक्शन को वापस 180 घुमा देती है। शिप को रास्ता बदलते हुए देख प्रिंसेस भी समझ जाती है कि वो सोर्सरर अपने काम में कामयाब हो गई। वो चीता उन वॉइड्स के हाथों मारा जाता है और जब वो डार्क एल्फ प्रिंसेस को वहाँ से ले जा रही थी, लियोनिस उस प्लेन को अपनी शैडो से पकड़ लेता है और बोलता है कि उसके किंगडम में घुसपैठ करने की वो उसे सजा देगा। दूसरी तरफ एल्फी, फर्निस और बाकी सभी को कई सारे वॉइड्स ने घेर लिया था। टेरेसा अपनी छोटी बहन से बोलती है कि बड़े भैया लियो आएंगे और हमें बचा लेंगे और तभी शेरी वहाँ आती है, एक झटके में सभी वॉइड्स को खत्म करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे क्या हुआ। शेरी अपने लॉर्ड को वापस से गधा बोल रही थी कि वो अपनी मेड से क्या क्या काम करवाते हैं, लेकिन उसे ये देख अच्छा लगा कि वो छोटी लड़की उसके लॉर्ड पे भरोसा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेरी ने डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े कर दिए थे। डीमन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसकी आंखों का रंग हरा हो गया था, जो कि उसे हराने के बाद उसकी आंखों का रंग वापस से नॉर्मल हो जाता है। डार्क एल्फ लियोनिस से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर लियोनिस अपने आप को डीमन लॉर्ड बताता है। डार्क एल्फ को लगता है कि ये एक बेवकूफ बच्चा है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपने आप को डीमन लॉर्ड बताकर डीमन लॉर्ड की बेइज्जती कर रहा है। वो उसके ऊपर फायर स्पेल से हमला करती है और लियोनिस उस हमले को हल्के हाथों से मिटा देता है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये मैजिक लेजेंडरी डार्क लॉर्ड लियोनिस मैग्नस ने बनाया था। लियोनिस इस बात को मानता है और बोलता
बोलता है कि ये बिगिनर लेवल मैजिक मैंने ही बनाया था। अब लियोनिस उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसका मकसद क्या है। ये डार्क एल्फ सभी होली स्वॉर्ड्समैन को अपवित्र करना चाहती थी ताकि वो डीमन स्वॉर्ड बना सके और उन डीमन स्वॉर्ड्स को वो गॉडेस को देने वाली थी। लियोनिस गुस्से में बोलता है कि 1000 सालों पहले सभी गॉडेस खत्म हो गए थे, आखिर तुम किस गॉडेस की बात कर रही हो। जैसे ही वो डार्क एल्फ उस गॉडेस का नाम लेने वाली थी, उसके शरीर को फाड़कर वही डीमन स्वॉर्ड बाहर निकलती है। ये मंजर देख प्रिंसेस तो वहीं बेहोश हो जाती हैं। इस वेपन को लियोनिस ने पहचान लिया था, ये तो डीमन एनिहिलेटर स्वॉर्ड है। और आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। लियोनिस के सामने इस लेजेंडरी वेपन ने व्हाइट लॉर्ड का रूप ले लिया था। लियोनिस लेवल 8 का ब्लेज अटैक करता है, लेकिन ये वेपन गॉड्स के द्वारा हीरोज को दिया गया था। ये वेपन मैजिक को आसानी से कैंसिल कर सकता है। अचानक वो वेपन टेलीपोर्ट होकर लियोनिस के ऊपर आ जाता है। मामूली वॉइड्स प्रिंसेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लियोनिस उन्हें पल भर में राख कर देता है और तभी वो वेपन लियोनिस के वापस से ऊपर टेलीपोर्ट होता है। लियोनिस भी टेलीपोर्ट करके उस हमले से बच जाता है। अब अचानक शिप के सारे वेपन्स एक साथ उस स्वॉर्ड पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये तो रेगिना कर रही है, यहाँ तक कि वो एक मिसाइल भी उस स्वॉर्ड पे दे मारती है। ऐसे ही एक मिसाइल पर सवार होकर सीलिया लियोनिस के पास पहुँच जाती है। लियोनिस सीलिया को पकड़ लेता है। वो उससे बताती है कि ऐसे आने का आइडिया उसे रेगिना ने दिया था। खैर लियोनिस सीलिया को उसके लिए टाइम निकालने के लिए कहता है। अपने वैम्पायर ब्लड के साथ सीलिया सभी वॉइड्स को संभाल लेती है और लियोनिस वापस से डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा था। डीमन स्वॉर्ड के एक ही हमले में वो स्वॉर्ड पूरी तरह गायब हो जाती है। अब सीन कट होता है और अब चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। प्रिंसेस सभी स्वॉर्ड्समैन को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मान देती है, लेकिन उन्हें याद है कि उन्होंने एक यंग स्वॉर्ड्समैन को भी देखा था। वो यहाँ हमारे छोटू लियोनिस की बात कर रही थी। सीलिया उन्हें बताती है कि उसकी हालत बड़ी खराब है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। अब प्रिंसेस उनसे उस स्पिरिट सॉर्सरर के बारे में पूछती है जिसने शिप का कंट्रोल वापस लिया था। प्रिंसेस उसे पर्सनली थैंक्स कहना चाहती थी। सीलिया बहाना बनाती है कि उसे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। ये सुन प्रिंसेस को बुरा लगता है, पर सीलिया उनको बताती है कि उसने उनके लिए एक मैसेज भेजा है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और वो उनके फ्यूचर में मिलने वाली खुशियों की दुआ करेंगी। ये सुन प्रिंसेस को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम लियोनिस को देखते हैं जिसका पूरा शरीर दर्द मार रहा है और तभी रेगिना उसके पास उसके लिए बढ़िया नाश्ता बना कर लाती है और वो ये नाश्ता उसे खुद खिलाने की बात करती है। लियोनिस बोलता है कि वो अपने हाथों से खुद खा सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी बहन से मिलना नहीं चाहिए। वो कहती है कि सब ठीक है। वो अपनी बहन से थोड़ी देर बात कर पाई, इसकी उसे बहुत ज्यादा खुशी है। इसके लिए वो लियोनिस को थैंक्स कहती है और उसके गाल पर उसे एक प्यारी सी पप्पी देती है। ये उसके थैंक्स करने का तरीका है। गाइस, ये इस कहानी का पहला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही हो और इसके सेकंड पार्ट का आप बेसब्री से इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वैसे भी आजकल यूट्यूब हम पर मेहरबान नहीं है।